सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th में जो गृह विज्ञान विषय है, इस विषय के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम कुछ मोस्ट पॉइंट हम देखेंगे हर चैप्टर से। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने चैप्टर कवर होते हैं मैं उतने चैप्टर कवर करवा दूंगी और बाकी के जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो है ऐसा कि इस वीडियो के अंतर्गत जो भी चैप्टर आपका आएगा उसके जो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, आपको ये पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे गृह विज्ञान क्या है, यानी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है गृह विज्ञान क्या है। हमारे घर से संबंधित जो विज्ञान है वो गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जल्दी से हम रिवीजन करते हैं चैप्टर का। तो देखो, पहला पॉइंट ये दे रखा है कि गृह विज्ञान क्या है। तो हम जानते हैं कि गृह विज्ञान क्या है। तो गृह विज्ञान से अगर हम तात्पर्य देखें तो ये है कि गृह विज्ञान हमारे घर से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, पूछा जाए गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक तथा वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हमारे व हमारे परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम संतोष प्राप्त करना है। तो गृह विज्ञान क्या उद्देश्य प्रदान करता है कि जो भी संसाधन हमारे पास में है, चाहे आपके पास एक ना पेन है तो पेन भी एक तरह संसाधन है, वो आपके लिखने के कार्य को आसान बनाता है। ठीक है, तो उन संसाधनों का कुशलतापूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना, जिससे हमारे घर के अंदर सदस्यों के अंदर अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, हम खुशहाल रह सकें। तो इस तरह से गृह विज्ञान का ये उद्देश्य है। और गृह विज्ञान से तात्पर्य तो ये हमारे संसाधनों का प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला तथा स्वस्थ व सुखद और सफल पेशे को प्राप्त करने का विज्ञान है। तो ये है आपके गृह विज्ञान का मतलब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गृह विज्ञान के माध्यम से हमारा जो है संसाधनों का हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करेंगे, स्वस्थ और सुखद घर और सफल पैसे को प्राप्त करने का एक विज्ञान है। अब पूछा जाता है अगला प्रश्न कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है ना, सो उदाहरण समझाइए। तो गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग गृह विज्ञान में किया जाता है, तो इसको आप विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो गृह विज्ञान या गृह विज्ञान कला और विज्ञान कैसे है। तो देखिए, गृह विज्ञान के लिए कला और विज्ञान दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गृह विज्ञान आपको वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है, जिससे कि चारों ओर एक संपूर्ण सुव्यवस्था, सुंदरता और आनंदमय वातावरण का निर्माण किया जाता है। साथ ही ये आपको घर के सौंदर्य को बनाए रखने में शामिल क्रियाओं में भी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। देखो, गृह विज्ञान क्या करता है, हमारे पास जितनी भी वस्तु होती है उसके उपयोग करने की हमें कला सिखाता है, जिससे हमारे आसपास में सभी जगह जो हमारा वातावरण है वो सुव्यवस्थित रहता है, सुंदर रहता है और आनंदमय वातावरण रहता है। देखो, ये आपको अपने घर के सौंदर्य को बनाए रखने में शामिल क्रियाएं जितनी भी है उसकी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाता है। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखो, अगर गृह विज्ञान आपको हमारे शरीर के लिए अपेक्षित पौष्टिक तत्वों के बारे में बताता है। जब हम गृह विज्ञान में चैप्टर अभी आपने पढ़ ही लिए होंगे सारे चैप्टर, तो पोषक तत्वों वाला चैप्टर है, भोजन और उसके कार्य है ना, पोषक तत्व है। तो गृह विज्ञान हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में हमें विभिन्न जानकारी उपलब्ध करवाता है, ज्ञान उपलब्ध करवाता है। तो ये क्या है, विज्ञान है। ठीक है, जब आप इन आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों का चयन करते हैं तथा उन्हें आकर्षक रूप से परोसते हैं, है ना, अपने परिवार वालों के सामने परोसते हैं, तो वह उन्हें अच्छा भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो क्या है, कला है। सीधे सिंपल भाषा में ये है कि हम जब भोजन बनाते हैं तो भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं, वो क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब जब हम उन पोषक तत्व से युक्त जो भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद उसको सुंदर तरीके से हम अपने परिवार वालों के सामने परोसते हैं, तो वो क्या है, कला है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, तो होटल में अगर आप एक है ना जूस भी पीते हो या कोई शरबत पीते हो, नींबू का शरबत भी लेते हो वहाँ पर, तो उसको भी वो वेटर जो है बहुत ही सलीके से, सुंदर तरीके से उसको ट्रे में रखा, कुछ पीसेज लगा के ऊपर, है ना, उसको बहुत अच्छे से सजा के लाएगा। तो ये क्या है, कला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आप नींबू का शरबत पी रहे हो तो उसमें क्या है, उसमें खट्टापन है तो विटामिन सी उसमें शामिल है ना, लिक्विड है तो आपको जल की पूर्ति आपके शरीर में होगी, है ना, कुछ विटामिन भी उसके अंतर्गत होते हैं। कुछ नमक डालोगे तो नमक भी आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, उसमें आयोडीन होता है। तो ये सभी चीज़ें किस में आ गई, विज्ञान के अंतर्गत आ गई। ठीक है, चलो ये इसका पॉइंट हो गया। अब गृह विज्ञान क्या करता है, अपनी जो विषय वस्तु है उसको कुछ विशिष्ट विज्ञान से प्राप्त करता है। तो यहाँ से देखो खाली स्थान बनता है, गृह विज्ञान के जो विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भाग है वो विशुद्ध विज्ञान से प्राप्त करता है। अब विशुद्ध विज्ञान क्या, आप एक गृह विज्ञान विषय को पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ घर से संबंधित ही चीज़ें नहीं होती है, उसके अलावा उसमें भौतिक शास्त्र है, कुछ रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है तथा स्वच्छता है ना, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। और ये मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामुदायिक विकास, संप्रेषण, मीडिया और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से इन विषय वस्तु को प्राप्त किया जाता है। तो गृह विज्ञान में जो भी विषय वस्तु है ना, ये तो आपकी 10वीं की किताब है, लेकिन आप 12वीं में गृह विज्ञान लेते हो, आप कॉलेज लेवल पर भी गृह विज्ञान लेते हो, तो ये सभी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती है। तो ये गृह विज्ञान जो है इन सभी विषय क्षेत्रों से अपने अपने अंदर जो है अपने सब्जेक्ट के लिए है वो विषय वस्तु को शामिल करता है।
अब पूछा जाए कि बताओ, गृह विज्ञान जो है विज्ञान और कला के संयोजन, गृह विज्ञान के हर क्षेत्र में देखा जाता है। तो विज्ञान और कला का संयोजन हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे आप घर में सफाई कर रहे हो तो सफाई के अंदर विज्ञान शामिल है, क्योंकि हमारे घर में कीटाणु नहीं होंगे, हम रोगों से मुक्त रहेंगे, वो विज्ञान के अंतर्गत आ गए। कला कैसे, आपने सफाई की, अपने वस्तु को आपने सलीके से रखा, बहुत सुंदर तरीके से जमाया, वो कला के अंतर्गत आता है। तो अब ये पूछा जाता है गृह विज्ञान जो है कला और विज्ञान का संयोजन गृह विज्ञान के हर क्षेत्र में होता है। तो इसमें से कुछ क्षेत्र हमें बताने हैं। तो जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच हमारा अंतर संप्रेषण होता है ना। परिवार जिसकी आप देख रेख करते हो तो वो भी कला के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत आता है। भोजन जो आप खाते हैं, भोजन जो आप परोसते हैं, घर जिसमें आप रहते हैं तो घर में रहने का तरीका होता है, सलीका होता है, घर को सजाने का सलीका होता है, ठीक है। इसके अलावा कपड़े जो आप पहनते हैं उसमें भी विज्ञान और कला दोनों शामिल है। कैसे, है ना, आप गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनते हैं, उसमें विज्ञान क्या है, क्योंकि सूती वस्त्र जो है पसीने को अवशोषित करता है, पानी को अवशोषित करता है, ठंडक प्रदान करता है, तो वो विज्ञान के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और शरीर में एलर्जी भी उत्पन्न नहीं करता सूती कपड़ा। और कला ऐसा है कि आपने उस सूती वस्त्र को, सूती जो कपड़ा आपने अपने शरीर के लिए ढकने के लिए, अपने शरीर में पहनने के लिए जो आपने ड्रेस सिलवाई है, उसको आपने बहुत ही सलीके से अलग अलग डिजाइन में उसको सिलवा ली। एक तो सिंपल तरीके से कोई अपने लिए पहनने के लिए कुर्ता सिलवाता है, और एक बड़े ही सलीके से, बड़े ही डिजाइनदार उस कुर्ते को सिलवाता है। कपड़ा वही है, तो वो किस में आ गया, कला के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो यही है। तो और साथ में गृह विज्ञान जो है हमारे घर के क्षेत्र के अंदर संसाधन जो आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो भी कला और विज्ञान है ना। आपके आसपास का वातावरण, सफल कार्य के लिए कौशल और वातावरण, ये सभी कला और विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो हमारे हर क्षेत्र में हमें पता चलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है, वो यहाँ से पूछा जाता है गृह विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, यानी हमारे जीवन में गृह विज्ञान क्यों जरूरी है। तो देखो, हमने देखा है कि हम गृह विज्ञान के तहत हमारे जो विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर हम संसाधनों का बेहतर प्रबंध सीखते हैं, ठीक है ना। हमारे सामने कोई भी समस्या उत्पन्न आती है तो अगर आपने गृह विज्ञान अच्छे से पढ़ा है तो इस समस्या का समाधान के लिए गृह विज्ञान हमें अच्छा मार्गदर्शन उपलब्ध करवाता है ना। साथ में हमें अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाता है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान महिला और पुरुषों दोनों के लिए संभावित रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। तो यह ज्ञान न केवल आपके घर और व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि आपके व्यावसायिक जीवन में भी सहायक होता है। आप कहीं पर जॉब करोगे तो वहाँ भी गृह विज्ञान आपकी सहायता प्रदान करेगा। अब देखो, गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों के लिए क्यों आवश्यक है, तो ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि गृह विज्ञान लड़के लड़की के लिए क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है क्योंकि दोनों को ही तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल होना है, दोनों को घरेलू उत्तरदायित्वों को निभाना है, दोनों के संसाधनों का प्रबंध करना है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समाधान करना है, ठीक है। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों को दोनों को ही विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से लड़के और लड़के दोनों के लिए गृह विज्ञान जरूरी है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है, मोस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि गृह विज्ञान जो है, तो गृह विज्ञान अपना जो विशेषज्ञता के क्षेत्र कौन कौन से गृह विज्ञान के अंतर्गत, देखो ये गृह विज्ञान के विशेषज्ञता के क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्र है गृह विज्ञान की विशेषज्ञता के। देखिए, तो पहला है भोजन तथा पोषण, संसाधन प्रबंधन, कपड़ा तथा वस्त्र विज्ञान, मानव विकास और संप्रेषण। प्रश्न पूछा जाए कि गृह विज्ञान की विशेषज्ञता के क्षेत्र लिखिए, कोई 2 क्षेत्र लिखिए, कोई 3 क्षेत्र लिखिए। MCQ आ जाए जिसमें अंदर कुछ 3 क्षेत्र दे रखे, चौथा क्षेत्र अलग दे दे, है ना। तो जो नहीं है, विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न बन के आ सकता है। तो ये 5 ही नाम आपको याद होने चाहिए। गृह विज्ञान की विशेषज्ञता के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। साथ में इनको भी फिर उपशाखाओं में बांटा गया है। हालांकि उपशाखाओं से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे देखो, अब पूछा जाता है कि गृह विज्ञान में कैरियर का अवसर। तो यहाँ यही है कि वेतन रोजगार और स्वरोजगार क्या है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है वेतन रोजगार और स्वरोजगार, चलो वो भी देखते हैं हम। एक दर्जी जब अपनी खुद की सिलाई की दुकान खोलता है तो यह स्वरोजगार कहलाता है, यानी खुद का रोजगार कहलाता है, जब तो उसने खुद ने अपनी स्वयं की दुकान खोली है। किंतु जब वह वेतन पर किसी गारमेंट फैक्ट्री में वही कार्य करने लगता है, किसी गवर्नमेंट की फैक्ट्री में, किसी कपड़े की फैक्ट्री में जब वो तनख्वाह लेके काम करता है तो उसे नौकरी या वेतन रोजगार कहा जाता है, नौकरी या रोजगार कहा जाता है। तो इस प्रकार वेतन रोजगार का अर्थ है कि आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं। स्वरोजगार का तात्पर्य है कि आप एक उद्यम के स्वामी हैं तथा उस उद्यम के संचालन तथा वित्त पोषण का कार्य आप स्वयं ही करते हैं। तो देखो, उद्यम के स्वामी यानी किसी व्यवसाय का स्वामी आप मालिक खुद हो और उसका संचालन भी आप खुद कर रहे हो, वित्त पोषण है उसमें पैसे भी आप खुद ही लगा रहे हो, घाटा नफा जो भी होगा वो आपका खुद का होगा, वो हो गया आपका स्वरोजगार।
अब देखो, इसके अलावा गृह विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के पश्चात आप वेतन वाला रोजगार भी कर सकते हैं या स्वरोजगार उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं, या इसके किसी कौशल का प्रयोग करके परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आप खुद जो है परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न यहाँ भी बनता है। तो देखो, वेतन रोजगार स्वरोजगार में क्या अंतर है, वो प्रश्न वहाँ से बनेगा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। फिर अब यहाँ से कुछ मोस्ट है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के, स्वरोजगार के और रोजगार के अवसर के बारे में लिखिए। कोई क्षेत्र आपको दे दिया, मान लो आपको पूछा गया कि कैटरिंग के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि कैटरिंग के क्षेत्र में जब आप कैटरिंग खान पान सीख जाते हो तो रोजगार के अवसर क्या हो कि आप खुद का कैंटीन खोल सकते हो, रेस्टोरेंट खोल सकते हो, काफ़ी चाय की दुकान खोल सकते हो, सर्विस स्टाफ के रूप में आप काम कर सकते हो। तो ये तो क्या हो गया, सॉरी, ये तो हो गया रोजगार। आप किसी की कैंटीन में काम कर सकते हो, चाय कॉफ़ी की दुकान पर काम कर सकते हो, रसोइया हो सकते हो, सर्विस स्टाफ के रूप में काम कर सकते हो। और स्वरोजगार में आप खुद का होगा। ठीक है, आप खुद का खोलो, घर में ही भोजन सेवा दे सकते हो, हॉबी क्लासेस चला सकते हो, खुद का टी शॉप है, कॉफ़ी शॉप है, रेस्तरां है, कैंटीन आप खोल सकते हो। फिर एक खाद्य संरक्षण, बेकरी और कन्फेक्शनरी, तो इसमें भी रोजगार के अवसर। आप उत्पादन के क्षेत्र में सेवा स्टाफ और समुदाय केंद्र के प्रभारी के रूप में आप काम कर सकते हो। फिर इसी तरह से ये सब रोजगार हो गया। खुद का उद्यम इकाई स्थापित करना है, घर पर ही उत्पादन सेवा है, हॉबी कक्षाएं आयोजित करना है, जीवन संवर्धन प्रयासों के रूप में कार्य, एनजीओ के रूप में आप प्रशिक्षण दे सकते हो। फिर है आंतरिक साज सज्जा, तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा वो ही मोस्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अधिकतर पिछले पेपरों में भी यहीं से क्वेश्चन बने हैं। आंतरिक साज सज्जा, इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकते हो स्वरोजगार में, सॉरी वेतन रोजगार में जहाँ इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है वहाँ पर आप कार्य कर सकते हो। फर्नीचर डिजाइनर हो सकते हो, शोरूम में स्टाफ के रूप में काम कर सकते हो। स्वयं के रूप में आप जो स्वयं का रोजगार है, इंटीरियर डिजाइनर का आप खुद का कारखाना खोल सकते हो, फर्नीचर डिजाइनर का खुद का शोरूम या कारखाना खोल सकते हो, हॉबी कक्षा या पाठ्यक्रम आयोजित कर सकते हो, शोकेस या विंडो डिस्प्ले डिजाइन कर सकते हो। फिर है आर्ट एंड क्राफ्ट, देखो इसमें रोजगार के अवसर है कि आप सरकारी एम्पोरिया, शोरूम, एंटिक शॉप्स में कर्मचारी बनना, आर्ट एंड क्राफ्ट की वस्तुओं का डिजाइन करना, उत्पादन इकाई में कर्मचारी। स्वरोजगार में स्वयं की दुकान, घर के संचालन, क्राफ्ट सेवा या क्राफ्ट केंद्र, हॉबी कक्षाएं आयोजित कर सकते हो। अब अगला इसमें है, एक ये पूछा जाता है हाउस कीपिंग और लॉन्ड्री, कई बार इसमें से पूछा जाता है। तो हाउस कीपिंग और लॉन्ड्री का कार्य अगर आपने सीखा है तो आप रोजगार के रूप में होटल या गेस्ट हाउस में स्टाफ बन सकते हो, सुविधा प्रबंधक हो सकते हो, और या फिर आप स्वयं रोजगार के रूप में गेस्ट हाउस चला सकते हो, घर पर चलने वाली पेइंग गेस्ट सेवा दे सकते हो, ठेका ले सकते हो। तो इस तरह से ये मोस्ट है जो इसमें से मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस तरह से कार्य कर सकते हो। तो देखो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 4 हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है भोजन पकाने की विधियाँ, कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, है ना। तो इस पाठ के अंतर्गत बताया जा रहा है कि भोजन हम किस किस तरीके से पका सकते हैं, है ना। तो देखो पहली बात तो ये है कि भोजन को पका के क्यों खाना चाहिए, हम कच्चा क्यों नहीं खाते हैं। तो भोजन पकाने के क्या कारण हैं। तो भोजन पकाने से देखो, पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। तो हमें पता है जब हम भोजन को पका लेते हैं तो उसको निगलना, उसको खाना आसान होता है। तो ये पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है। पकाने से भोजन के रूप, टेक्सचर, रंग, स्वाद तथा गंध, आकर्षण में वृद्धि होती है। तो आप ये पॉइंट याद कर सकते हो। तो यही है, बता भी सकते हो इसमें कि जैसे हम पालक है, चुकंदर है, मटर है, अन्य सब्जियों को पकाने के पश्चात उसका रंग है और उसका टेक्सचर है, उसका स्वाद है, उसकी चमक है, वो सब चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इससे उसके रूप, रंग, स्वाद, आकर्षण में परिवर्तन होता है, क्योंकि हम कुछ इसमें मसाले भी डालते हैं, तो उससे भी वो अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट होता है। ठीक है, फिर ये भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हो। देखो भोजन पकाने से क्या होती है, विविधता आती है। मान लो एक तो आलू है, आप आलू को कच्चा खाओगे तो कच्चे रूप में है, लेकिन उसको पकाते हो तो अलग अलग आलू के आप क्या कर सकते हो, आलू के अलग अलग तरीके से पकवान बना सकते हो। जैसे कि आलू के आपने पकौड़े बना लिए, चाट बना ली, आलू के पराठे बना लिए, आलू की भुजिया बना ली, तरी वाली सब्जी बना ली, आलू के चिप्स बना ली, ऐसे अनेक व्यंजन एक ही आलू से बन सकता है। ठीक है, तो पकाने की विधि आपको आ गई तो भोजन की में विविधता आप ला सकते हो। पकाने से हमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन को बनाने में मदद मिलती है और खाने में भी मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से भोजन को पकाकर खाने में विविधता आती है, और पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य भी रहता है। एक तो आप कच्चा वस्तु को रखते हो तो वो ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन पकाने के बाद वो लंबे समय तक चलता है, तो लंबे समय तक खाने योग्य रखा जा सकता है। जैसे मान लो दूध को आपने कच्चा छोड़ दिया, फट जाएगा, लेकिन आपने दूध को उबाल लिया, है ना, तो वो जल्दी नहीं फटेगा। आप बार बार उसको गर्म भी कर रहे हो तो उसमें सूक्ष्म कीटाणु उत्पन्न नहीं होंगे और वो सुरक्षित रहेगा। अब ये भोजन पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है, तो ये भी हमें पता है। पकाने से भोजन के सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक होते हैं, है ना, तो और कुछ सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि दूध को दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन
उबालने से खाने को पकाने से उसके सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं। और इसी प्रकार जो हमारे दूध है, दूध में जीवाणु होते हैं, तो ये जीवाणु दूध को उबालने या पाश्चुरीकरण करने से मर जाते हैं और दूध सुरक्षित रहता है। अब देखो पाश्चुरीकरण क्या है, पूछा जाता है कई बार कि पाश्चुरीकरण क्या होती है। तो इस प्रक्रिया में दूध को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और तत्पश्चात तीव्रता से ठंडा कर दिया जाता है। दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान के इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते और नष्ट हो जाते हैं। तो आप जो भी थैलियों में पैक जो दूध आप लाते हो अपने घर के अंदर, वो सारा दूध पाश्चुरीकृत होता है ना, उसमें पाश्चुरीकरण किया हुआ होता है। क्योंकि देखो खेतों से पशुओं के जो बाड़े होते हैं वहाँ से जो दूध है वो आता है ना, डेयरियों के अंदर बड़ी बड़ी डेयरी की जो फैक्ट्री होती है, मान लो सरस डेयरी है, मदर डेयरी है या लोटस डेयरी है ना, अमूल डेयरी है, जहाँ पर भी ये दूध आ रहा है ना, तो उनकी जो डेयरी होती है वहाँ पर जो पालतू पशु है उनके दूध वहाँ पर इकट्ठा होता है, सारा लोग लेके आते हैं गाँव से दूध और वहाँ इकट्ठा होता है। फिर उनको वो क्या करते हैं कि उनको पाश्चुरीकरण करते हैं, तुरंत उसको गर्म करेंगे, तुरंत उसको ठंडा करेंगे। तो परिवर्तन जो होता है ये तापमान का, उसमें सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वो दूध फिर दूसरे दिन हमारे घर तक पहुँचता है थैली में पैक होकर। ठीक है, तो ये वो लंबे समय तक चलता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि पशु उत्पादों जैसे कि मांस है, मछली है, अंडे तथा मुर्गी में हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु की संभावना अधिक होती है और इसीलिए उन्हें खाने से पूर्व अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। ठीक है, अब है भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण कि भोजन किस किस तरह से पकाया जाता है। देखो भोजन को पकाने के लिए हम देखो पानी का उपयोग करते हैं, भाप का उपयोग करते हैं, कुछ सूक्ष्म विधि का उपयोग करते हैं, कुछ में हम तेल में पकाते हैं। तो अब देखो ये जो सारणी है ना, ये आपके मोस्ट सारणी है, उसको आप याद कर लिए तो इसका मतलब पूरा ही आगे का चैप्टर याद हो गया आपको। चलो देखते हैं भोजन पकाने की विधियाँ। तो पहली विधि है नम विधि, दूसरी विधि सूक्ष्म विधि द्वारा पकाना, तीसरी है तेल या घी में तलकर पकाना। तो नम विधि का मतलब, नम का मतलब पानी, उन विधियों के अंदर पानी का प्रयोग किया जाएगा। सूक्ष्म विधि जिसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, सीधे ही आंच पर सेका जाता है, उसको गर्म हवा में पकाया जाता है। ठीक है, ग्रिल पर पकाया जाता है। घी या तेल में तलना, अब होते हैं ना, हम घी में भी तलते हैं, हम तेल में भी तलते हैं, हम कम तेल में तलते हैं, हम ज़्यादा तेल में तलते हैं। जैसे कि पूरी तरह से तेल में डुबो के तलना, जैसे पूड़ियाँ है, समोसे, कचौरी है ना। इसके अलावा हल्के तेल में तलना, पराठा वगैरह हम हल्के तेल में बनाते हैं, हल्का सा तेल लगा के। तो ये इसकी दो विधि हो गई। अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखो उबालने में पानी का प्रयोग होता है। अब दाल है, आलू की सब्जी, आलू वगैरह कुछ कठिन पदार्थ होते हैं खाने के, उसको हम उबालते हैं। धीमी आँच पर पकाना, तो इस पर भी हम धीमी आँच पर भी पकाते हैं। हमने एक बार सिजाया और फिर उसको धीमी आँच कर देते हैं हम, मीडियम आँच उसकी कर देते हैं, धीमी आँच पर धीरे धीरे पकता रहता है। भाप में पकाना, इडली वगैरह भाप में पकाई जाती है, पानी के संपर्क में नहीं आती, पानी का उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर भाप में उसको पकाई जाती है। प्रेशर कुकर में पकाना, प्रेशर कुकर में भी हम वस्तुओं को पकाते हैं। ठीक है, इसी तरह से सूक्ष्म विधि द्वारा बेकिंग करना, सेकना, जैसे कि आप बिस्किट है, केक है, ये सभी बेकिंग करके आते हैं। डबल रोटी है, टोस्ट है, ब्रेड है, ये बेकिंग होता है। बेकिंग के लिए मशीनें लगी होती है फैक्ट्रियों के अंदर, उसमें बेक होता है। भूनना, चना भुनना है, बैंगन भुनना है ना, तो कुछ को मिट्टी में भुना जाता है, बजरी में भुना जाता है ना, तो ये भुनने के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ग्रिल में पकाना, तो आपने देखा कबाब वगैरह होता है, उसको एक ना लोहे की सलाखे में डाल के फिर सीधे ही आंच पर उसको सेका जाता है, तो वो ग्रिल में पकाना होता है। पूरी तरह से तलना और हल्के तेल में तलना। अब इनको थोड़ा हम मोस्ट इसमें लाइनें पढ़ेंगे। तो पकाने की विधियों का वर्णन देखेंगे। नम ताप विधि द्वारा पकाना, जो यहाँ पर है ना, अब इसको विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट चीज़ें हम देखेंगे। देखो उबालना, उबालने के लिए मैंने बताया, उबालना वह विधि है जिसमें भोजन को पर्याप्त पानी में पकाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अंडे है, चावल और सब्जियां हैं। ठीक है, ये उबालने किया गया। फिर अब उबालते समय रखने वाली सावधानियाँ। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भोजन को उबालते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि उबालने से पूरे भोजन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पानी इतना ही हो जिसमें भोजन पूरी तरह से डूब जाए, जो भी उबालना है आपको, और फिर उसको ढक ले, है ना। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए, ताकि इस विधि में उबलते हुए पानी से भाप बाहर नहीं निकले और जल्दी पक जाए। ठीक है, उससे भोजन तेज़ी से पकता है और ईंधन की भी बचत होती है। भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, वरना उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, है ना। आलू अन्य जड़ सब्जियों को इसके छिलके के साथ ही उबालना चाहिए, जिससे उनके पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहे, पोषक तत्वों के गुण विद्यमान रहे। देखो कई बार क्या होता है कि हम भोजन में विद्यमान जल घुलनशील पोषक तत्व यानी उस पानी में मिल जाते हैं। जब हम भोजन को उबालते हैं तो उबालने के बाद में क्या होता है कि जो पानी में मिलने वाले पोषक तत्व होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई और के, ए डी के, ये जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये विटामिन किस में घुलते हैं, ये विटामिन वसा में घुलते हैं, यानी चिकनी चीज़ों में घुलते हैं। और इसके अलावा जो भी विटामिन है वो सारे पानी में घुलते हैं। तो अगर आपने सब्जियों को पानी में उबाला है, सब्जियों को पानी में धोया है काटने के बाद में, बारीक बारीक काट के, तो फिर वो सारे विटामिन पानी में नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं वो,
क्योंकि हम पानी को फेंक देते हैं। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि भोजन में विद्यमान जल घुलनशील पोषक तत्व उस पानी में मिल जाते हैं जिससे भोजन को उबाला जाता है। यदि आप उस पानी को फेंक देते हैं तो उसमें पोषक तत्व भी उसके साथ चले जाते हैं, नहीं। तो पोषक तत्वों से भरपूर पानी से आप सूप या अन्य सब्जियों की तरी बना सकते हैं। तो जो भी उबला हुआ पानी होता है उसको फेंकना नहीं है, उसको सब्जी में काम में ले लीजिए या फिर आप उससे आटा वगैरह गूंद लीजिए, है ना। चलो, उबालने के लाभ क्या है। देखो, भोजन को उबालने के लाभ क्या है। तो ये जो विधि है वो भारी मात्रा में भोजन पकाने के लिए उपयोग होती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खाना बनाना है, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है और इससे उबला हुआ भोजन सुपाच्य भी होता है। हानि क्या है। देखो, इस विधि में क्या होता है कि यदि भोजन को उबालने के बाद में उसका पानी फेंक दिया जाता है तो उससे जो जल में घुलने वाले जो पोषक तत्व है वो फिकने में आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसमें हानि है। और ज़्यादा उबाल दिया तो उसके भी पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। चलो, अगला देखते हैं, धीमी आंच पर पकाना। तो धीमी आंच पर पकाना या सिझाना। तो देखो, इस विधि में भोजन को पानी की कम मात्रा में उसे कवथनाथ के नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है ना। जैसे कि उबाल आने के बाद में धीमी आंच में करके भोजन को धीरे धीरे पकाया जाता है। तो जब तक वो उबाल नहीं आ जाता तब तक उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद में उसको आंच धीमी कर देते हैं और फिर धीमी धीमी आंच पे भोजन को पकाया जाता है। अब इसके लाभ क्या है। लाभ ये है कि धीमी आंच पे पकाने से भोजन में रस यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट होता है। इस विधि में भोजन के पोषक तत्व भी बचे रहते हैं। हानि ये है कि भोजन को पकाने में थोड़ा लंबा समय लगता है। फिर है भाप द्वारा पकाना। तो देखो, भाप द्वारा पकाने में क्या होता है, स्टीमिंग, यानी कि जब भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है तो उसे भाप द्वारा पकाना कहता है। आपने इडली खाई होगी, मोमोज खाए होंगे जो भाप में पकाए जाते हैं, है ना। तो इसमें स्टीमर का प्रयोग किया जाता है भाप में पकाने के लिए, है ना। तो पैन में पानी डाल दिया जाता है। जैसे कि ये स्टीमर है ना। अब ये जाली लगी हुई है, यहाँ भोजन को रखा, इसको नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें पानी डाला जाता है, नीचे आंच लगती है तो पानी उबलता है और भाप बनती है। जहाँ जो स्टीमर के अंदर ये रखा जाता है जाली वाले में पदार्थ में जो भी वस्तु डाल के पकाने के लिए, वो उस भाप से क्या होती है, पक जाती है। और ऊपर स्टीमर को बंद करके रखा जाता है ताकि भाप बाहर ना निकले। तो भाप में भोजन पकता है और पानी के संपर्क में भी नहीं आता, सिर्फ भाप से पकता है। देखो, भाप में पकाने के लाभ क्या है। अगर तो भाप में पकाने वाली वस्तु के अगर आपसे उदाहरण पूछे तो आप बता सकते हैं, इडली है, मोमोज है, ढोकला है, ये भाप में पकाए जाते हैं। लाभ क्या है। देखो, भाप से पकाने की विधि में पकाने की अवधि कम होती है, यानी बहुत जल्दी वो भोजन पकता है और भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। भाप से पका भोजन हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य होता है। इस प्रकार भोजन बीमार लोगों या पाचन क्रिया में विकार वाले लोगों या बुजुर्गों के लिए अच्छा होता है। बड़े बच्चों को भी भाप से बना भोजन दिया जा सकता है। बड़े और बच्चों को भी भाप से बना भोजन दोगे तो भाप से बना हुआ भोजन जल्दी पच जाता है, सुपाच्य होता है। अगला है प्रेशर कुकर में पकाना। तो अभी जो हमारी विधियाँ है ना वो नम विधि वाली है, क्योंकि सब में पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रेशर कुकर में पकाना। देखो, प्रेशर कुकिंग भोजन पकाने की एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन को भाप के अत्यधिक दाब की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है। इस विशेष बर्तन को प्रेशर कुकर कहते हैं। प्रेशर यानी कि दाब लगना। उबला भोजन अंदर ही अंदर, ऊपर से हमने उसको ढक्कन बंद कर दिया तो अंदर भाप बनी, तो भाप का दाब लग रहा है, नीचे से ताप का दाब लग रहा है, क्योंकि उसमें ताप लगेगा, नीचे से भाप बनाएगी तो भाप का दाब लगा, नीचे ताप लगा, तो वो भाप जब एक्स्ट्रा बनती है तब सीटी के रूप में बाहर निकलती है और उसमें भाप रहती है, ठीक है। तो उससे वो भोजन जल्दी पकता है, साथ में उसमें पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। तो देखो, प्रेशर कुकर में जो तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है। अभी यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रेशर कुकर का तापमान कितना होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब ये प्रेशर कुकर में बनाने के लाभ क्या है। प्रेशर कुकर में सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पका भोजन ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसमें भोजन जल्दी पकता है, ईंधन की बचत होती है ना। तो 1/3 समय कम लगता है प्रेशर कुकर में बनाने से। इसमें जल में घुलनशील विटामिन और खनिज की हानि भी नहीं होती है। अब देखो, हानि क्या है, क्योंकि यदि लंबे समय तक पकाया जाता है तो वह रंग रूप खो देता है। भैया आपने प्रेशर कुकर को खोला ही नहीं, आपने ज़्यादा सीटी बुलवा दी तो उसका रंग रूप खो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में बनाने का भी अंदाज़ा होना चाहिए कौन से खाद्य पदार्थ को बनाने में कितनी सीटी उसमें लगनी चाहिए। अब देखो अगला, तो ये कुछ प्रश्न है कि पकाने की वह विधि जिसमें पकाए जाने वाला भोज्य पदार्थ पानी के संपर्क में नहीं आता, तो वह है भाप विधि, भाप द्वारा पकाना। फिर है जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है, तो वह विटामिन और खनिज तत्वों की हानि होती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नम ताप प्रक्रिया के माध्यम से भोजन पकाने की 4 विधियों में से एक विधि जो अधिकतम मात्रा में पोषक तत्वों को संरक्षित रखती है वो है प्रेशर कुकर में पकाना। फिर है धीमी आंच में पकाने की प्रक्रिया की विशेषता है तो कम ताप और कम पानी। तो कम ताप चाहिए, कम ही पानी चाहिए। प्रेशर कुकर में पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, अभी मैंने बताया भी था। चलो आगे सूक्ष्म ताप विधि द्वारा पकाना। तो हमने नम ताप विधि पढ़ ली। अब है सूक्ष्म ताप, यानी जिसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम सूखा होता है, सीधा आँच पर सिकता है और इसमें गर्म वायु में सिकता है। देखो इस विधि में क्या होता है, सूक्ष्म ताप विधि क्या होती है कि सामान्यतः गर्म वायु होती है,
ठीक है। इस विधि में 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको ये याद रखना है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड, तो गर्म वायु में पकाया जाता है, ठीक है, भोजन। और इस विधि में 220 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म विधि से पकाया गया भोजन स्वाद में करारे, रंग में ब्राउन तथा मोहक खुशबू वाले होते हैं। तो आपने देखा होगा बिस्किट है, केक है, डबल रोटी है, ब्रेड है, वो सभी ब्राउन कलर के होते हैं क्योंकि उनको सूक्ष्म ताप में पकाया जाता है। सूक्ष्म वायु गर्म वायु में पकाया जाता है। देखो, अब सूक्ष्म ताप में भोजन पकाने की 3 विधियां हैं। पहली है बेक करना, बेकिंग, दूसरा है भुनना यानी रोस्टिंग करना, तीसरा है आंच पर सेकना यानी कि ग्रिल में पकाना। अब इसके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बेक करना क्या होता है, देखो ये है ना, ओवन होता है इस तरह का। अब इसमें ताप लगता है, अंदर से हवा गर्म हो जाती है, वस्तु को रखा जाता है, भोज्य पदार्थ को, वो हवा से गर्म वायु से पक जाता है। आपने वो देखी होगी, भट्टी देखी होगी, ठीक है, ओवन देखा होगा। तो इस तरह में तंदूर देखा होगा, सॉरी तंदूर में रोटी कैसे सिकती है, अंदर आँच लगता है और तंदूर की रोटी को दीवारों पर वहाँ चिपका दिया जाता है, तंदूर की दीवारों पर। तो वहाँ सीधी आँच उस तक पहुँच ही नहीं पाती है, ठीक है, वो अंदर की हवा गर्म होती है और उसके अंदर रोटियों को, वस्तु को वो सेक देती है। चलो देखते हैं। इस विधि में भोजन को गर्म बंद बक्से के भीतर रख कर पकाया जाता है और इस बक्से को ओवन कहते हैं। ओवन के भीतर की हवा, उसके नीचे लगी आग या बिजली के उत्पन्न ताप से गर्म होती है और इस गर्म हवा से भोजन पकता है। तो उदाहरण देखिए, इसका प्रयोग तंदूरी रोटी, नान, बन है, बिस्किट है, ब्रेड है तथा पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इन बड़े ओवन को भट्टी कहते हैं। तो आपको समझ में आई गया, बस जो मैंने लाइन टिक की है ना, बस वो आपको पढ़नी, बाकी चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है ना। अब आगे देखो, इसके लाभ क्या है। देखो, इसको पकाने से भोजन करारा होता है, विविध तरह के व्यंजन उपलब्ध होते हैं और साथ में ये है कि कुछ उत्पादों जैसे कि केक वगैरह, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, पेस्ट्री में कैलोरी ज़्यादा होती है। केक है, पेस्ट्री जो, वो सभी ओवन में पकते हैं, भट्टी में पकते हैं, सूक्ष्म विधि द्वारा पकाया जाता है, बेक किया जाता है। अगला है भुनना, रोस्टिंग करना। भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म तवे या ग्रिल या रेत पर आग पर रखा जाता है और पकाया जाता है। अब देखो, सीधा ही आँच पर रखा, भून रहे हैं, बैंगन को भूनते हैं, है ना। जब बैंगन का भरता बनाते हैं तो बैंगन को भुना जाता है। सब्जियों जैसे कि बैंगन, आलू, शकरकंदी को भुना जा सकता है और इसी प्रकार मक्का और चने को भी भुना जाता है। आप चने, सिके हुए चने खाते हो, भुने हुए चने होते हैं। दाने जैसे मूंगफली, काजू तथा खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, खाकरा और मांस को भी इसी विधि से पकाया जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन। देखो, अब भुनने की विधि का यही है, इसका लाभ क्या है कि इससे भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, भोजन में विविधता आती है ना। और हानि ये है कि ये भोजन पकाने की एक धीमी विधि है। भुना हुआ भोजन कई बार बहुत सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए उसे चटनी या सॉस के साथ खाना पड़ता है। अब आग पर सेकना, ग्रिलिंग, है ना। तो देखो, इसमें भोज्य पदार्थ को लोहे की सलाख या ग्रिल पर लगाकर आग के ऊपर या बिजली के चलने वाले ग्रिल बार के ऊपर सेका जाता है। इसमें लोहे की सलाख पर तेल लगाया जाता है ताकि भोजन उस पर चिपके नहीं और इसे चारकोल, गैस या बिजली के उपकरण पर सेका जा सकता है। तो ये देखो, ये ग्रिल है जिसके अंदर भोज्य पदार्थ को डाला जाता है। बिजली का कोई उपकरण है ना, जैसे कि हीटर है बिजली का, बिजली से चलने वाला उपकरण है, या सीधा ही आँच है, कोयला है सीधा जो जल रहा है, उसके ऊपर सीधा इसको सेका जाता है। आलू, शकरकंदी, बैंगन, मुर्गी तथा मछली को सेका जा सकता है ना। अगला है तलना। अब तलने में क्या होता है, तलने की प्रक्रिया में भोजन को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है। इस विधि में भोजन को कम तेल में तथा अत्यधिक तेल में पकाया जा सकता है। कम तेल वाली प्रक्रिया में तेल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, जबकि अधिक तेल वाली प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से गर्म घी या तेल में डुबाया जाता है ना। अब इन दोनों विधियों के बारे में हमने इन दोनों विधियों से घर में भोजन पकाया होगा और आपने भी देखा होगा, ठीक है, और आपने भी पकाया होगा। चलो, अब अत्यधिक तेल में तलना। अब इन्हीं में से तलने वाली विधि की है अत्यधिक तेल में तलना। तो अत्यधिक तेल में तलने वाला क्या होता है, हम ब्रेड है, समोसा है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, इनको हम अत्यधिक तेल में तलते हैं। लेकिन अगर बार बार तेल में ही तला जाता है तो तेल की पौष्टिकता खत्म हो जाती है ना। तो बचा हुआ जो तेल होता है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अब कम तेल में तलना, जिसमें हमें बहुत ही कम मात्रा में तेल की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम पराठा वगैरह घर पे बनाते हैं, है ना, नॉन स्टिक कढ़ाई में कुछ चीज़ें बनाते हैं तो वो होता है, ठीक है। अब है भोजन को तलते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। यहाँ से प्रश्न बनता है, उबालते समय क्या सावधानी रखें, तलते समय क्या सावधानी रखें। तो उत्तर ये है, तो मैंने जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, तो इन सभी पॉइंटों को पढ़ना है हमें कि भोजन पदार्थ को समान आकार में टुकड़ों में काट ले ताकि वो समान रूप में पक सके। घी तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले और तत्पश्चात ताप या आँच या ताप को कम कर दे। एक समय पर कुछ ही टुकड़े को तलने के लिए डालना चाहिए, है ना, अधिक को नहीं डालना चाहिए वरना ताप जो कम हो जाता है और वसा का अवशोषण ज़्यादा होता है। तले हुए भोजन के टुकड़ों को साफ तथा अवशोषित किचन नेपकिन या ब्राउन पेपर के ऊपर रखें। भोज्य पदार्थ के सभी टुकड़ों को तेल के पात्र से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वे जले नहीं। जब हम तलते हैं तो कुछ टुकड़े रह जाते हैं तो उसको सबको बाहर निकाल देता है कि वो जले नहीं, वरना घी और तेल खराब हो जाता है। तले हुए भोज्य पदार्थ की उपभोज्य अवधि,
है ना, अन्य विधियों के पकाए गए भोजन की तुलना में अधिक होती है। उपभोज्य अवधि यानी वह समय अवधि जिसमें भोजन सुरक्षित रहता है। तो आपने देखा होगा तला हुआ भोज्य पदार्थ होता है, जैसे पूरी है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल जाती है, जबकि रोटी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पूरी तली हुई होती है, उसके ऊपर तेल का आवरण रहता है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। अगला है माइक्रोवेव में पकाना। ठीक है, ये भोजन पकाने की अन्य विधियां है माइक्रोवेव। तो इसमें क्या होता है, इस विधि के में माइक्रोवेव किन्नों के माध्यम से भोजन को पकाया जाता है। इन माइक्रोवेव किन्नों के कारण भोजन में उपस्थित पानी के कणों में तीव्रता से साथ कंपन होता है। देखो, माइक्रोवेव में क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ रखते हैं हम, तो वो लिक्विड जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें जो माइक्रोवेव किरणों के कारण उसके जो भोजन में उपस्थित जो पानी होता है उसमें किरणों की वजह से पानी में तीव्रता से कंपन उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ताप से भोजन पकता है। तो जो कंपन से जो ताप उत्पन्न होगा उससे वो भोजन पक जाएगा। देखो, तो इस विधि का लाभ ये है कि इसमें भोजन तीव्रता से बन जाता है ना, और समय भी कम लगता है। हानि ये है कि देखो, माइक्रोवेव सभी के घर में उपलब्ध नहीं होता है ना, और माइक्रोवेव को चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। और कई बार अगर आपने सीधे ही हाथ लगा दिया तो किरणें भी आपको नुकसान दे सकती है, और उसमें पकाया गया भोजन अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो सूक्ष्म भी हो सकता है। तो अब देखो, ये सावधानी बताई गई है कि माइक्रोवेव का प्रयोग करते समय उसके बंद होने के पश्चात उसके ढक्कन को कुछ क्षणों बाद खोलना चाहिए। इससे आप पर उसकी किरणों का प्रभाव कम हो जाएगा। अगला है शोर कुकर में पकाना। शोर कुकर यानी कि सोलर कुकर, सूर्य की रोशनी में इसको पकाया जाता है ना। सौर ओवन या सौर कुकर अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य प्रकाश का प्रयोग करता है। अब देखो, इसके लाभ क्या है। लाभ ये है कि इससे धुआं उत्पन्न नहीं होता। भैया, सूरज की रोशनी में पक रहा है खाना तो धुआं तो उत्पन्न होगा ही नहीं, और ये पर्यावरण सहिष्णु यानी पर्यावरण की दोस्त है ये, क्योंकि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। ना ही धुआं निकलता है, ना ही कोई गैस निकलता है, ना कोई बदबू निकलती, सीधा ये सूरज के ताप से ही पकता है भोजन। तो भारत के अनेक भागों में सौर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखती है। ठीक है, अब इससे हानि यही है कि भैया सौर कुकर का इस्तेमाल वहीं कर सकते हैं, उन्हीं खुले क्षेत्र में किया जा सकता है जहाँ पर व्यापक स्तर पर सूरज का प्रकाश पहुँचता हो, है ना। तो ये इस तरह से आपका ये चैप्टर है। अब है भोजन पकाते समय पोषक तत्वों का नष्ट होना। हम जब भोजन पकाते हैं तो कई वजह से हमारा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ए कैसे नष्ट होता है। देखो, विटामिन ए जो है वायु के संपर्क में आता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर विटामिन ए नष्ट हो जाता है ना। तो ऑक्सीकृत होकर नष्ट होता है। तो विटामिन ए जो है वायु के में विद्यमान ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो ऑक्सीकृत होता है और वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें जब भी भोजन बनाएं तो उसको खुले बर्तन में भोजन पकाने से भोजन लंबे समय से के लिए ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। इससे विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। तो खुले बर्तन में हमें भोजन नहीं पकाना है, भोजन को हमेशा ढक के पकाना है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। देखो, विटामिन ए वसा में घुलता है, तो जब तलते समय तापमान 300 डिग्री तक पहुँचता है तो तीव्रता से विटामिन ए को नष्ट कर देता है। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो 8 विटामिन का समूह है ना। तो ये जल घुलनशील विटामिन है और ये जल में घुलता है। तो जल में घुलने वाला विटामिन है और 8 विटामिन का समूह है। तो यहाँ से देखो एमसीक्यू बनता है, यह खाली स्थान बनेगा। विटामिन ए कितने विटामिन का समूह है, तो 8 विटामिन का समूह है। सामान्यतः भोजन में ये विटामिन एक साथ पाए जाते हैं और इनके कुछ गुण समान होते हैं। जब इन भोजनों को धोया, भिगोया या पानी में पकाया जाता है तो इसमें उपस्थित विटामिन बी का पानी में विलय हो जाता है। यदि इस पानी को फेंक दिया जाता है तो इसके साथ विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन बी पानी में घुलने वाला पोषक तत्व और विटामिन बी 8 विटामिन का समूह है, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे आहार में चावल, दालें, कुछ सब्जियां विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य स्रोत है। देखो, अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नष्ट होने का एक और भी कारण भी ये है कि अगर हम भोजन में कुकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं, खाने में हम जो मीठा सोडा डाल देते हैं तो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। इसी प्रकार दूध है, दूध में राइबोफ्लोविन जैसे विटामिन B12 भी कहते हैं। तो विटामिन B12 जो दूध में पाया जाता है, जिसको हम राइबोफ्लोविन कहते हैं, एक अच्छा स्रोत है विटामिन B12 का। लेकिन जब दूध को आप सूरज के प्रकाश में रख देते हो तो भी सूरज के प्रकाश में इसके संपर्क में आने से विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। अगला विटामिन सी। विटामिन सी एक अन्य घुलनशील पदार्थ विटामिन से ये भी पानी में घुलता है ना। तो देखो, ए, डी, ई, के, इनको छोड़कर जितने भी विटामिन से वो सारे पानी में घुलते हैं, है ना। तो ये भी पानी में घुलने वाले विटामिन है और जो ताप तथा ऑक्सीजन के कारण आसानी से नष्ट होता है। तो इसको वायु के संपर्क से हमें बचाना है विटामिन सी को, है ना। इसको लंबे समय तक वायु के संपर्क में नहीं रखना, वरना नष्ट होता है। साथ में सब्जियों को धोते समय जो फल है उसको काट के, सब्जियों को बारीक बारीक काट के नहीं धोना, उसको साबुत ही छिलके से ही धो लीजिए, वरना विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। साथ में खाने में सोडे
में जब उसको खाने को पकाया जाता है तो सोडे में नहीं पकाना है। अब है प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या होता है, जो हमारे मांस, मछली, अंडा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पकाने से भोजन में उपस्थित प्रोटीन नरम हो जाते हैं, जैसे अंडा, मछली, मांस आदि। भोजन में उपस्थित सभी प्रोटीन पानी को चूस लेते हैं और ताप से जम जाते हैं। तो जब हम अंडा वगैरह बनाते हैं, मछली है, मांस बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन क्या करता है, पानी को चूसता है। तो आपने अभी तरी वाली सब्जी बनाई है, मान लो दाल अभी आपने तरी वाली बनाई है, ठीक है, तो शाम को आपने दाल बनाई, सुबह देखते हो दाल एकदम टाइट हो जाती है। आपने भैया बहुत पतली पतली दाल बनाई थी, लेकिन फिर वो टाइट कैसे हो गई, जाड़ी कैसे हो गई? कारण ये है कि वो पानी, उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है, पानी को चूसता है। अगला है, तो और जो प्रोटीन है उसको पचाना भी क्या होता है, कठिन होता है। अगला है, प्रोटीन को सुदृढ़ व ठोस बनाए रखने के लिए नींबू के रस, टमाटर, दही या इमली के रस जैसे अम्लीय तत्वों को मिलाया जाना चाहिए। देखो इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध को चीनी के साथ लंबे समय तक पकाया जाता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है और चीनी के साथ पकाया जाता है, तो चीनी और प्रोटीन प्रतिक्रिया करके ब्राउन रंग में यौगिक का सृजन करते हैं। आपने देखा खीर बनाते हैं ना, तो खीर एकदम वाइट नहीं होती, जैसे उसमें चीनी डालोगे थोड़ा उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, तो ब्राउन रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो जाती है। अगला है तेल या वसा। तो देखो तेल और वसा में, ये तेल के अंदर जब भोजन को पकाया जाता है तो उसमें जो तेल का तापमान है, वो जो है तेल का तापमान वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म किया जाता है। तेल को जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है, तेल में तलने के लिए हमें इस तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा, किंतु इस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तेल या घी को लंबे समय तक पकाया जाता है तो यह पुनः प्रयोग किया जाता है, तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये तेल का हो गया, ठीक है। अगला है खनिज। अब खनिज कैसे नष्ट होते हैं, देखो तेल को तो बार बार पकाते हैं तो उसमें तेल के अंदर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, है ना। और जैसे कि आप देखते हो कि बाज़ार के अंदर आप जो भी है तला हुआ पदार्थ आप लेते हो, जैसे कि पकोड़े है, कचौड़ी, समोसा, तो उसमें क्या होता है कि बार बार उसमें उसी तेल में तलते रहते हैं, तो उससे तेल की पोषक तत्व नष्ट हो गई है। अब है खनिज, है ना, सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज पानी में घुल जाते हैं। जब भोज्य पदार्थों को पहले काटा और फिर धोया जाता है और उस अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाता है, तो उसमें पकाया जाता है, तो भोजन खनिज नष्ट हो जाते हैं। अब अगला है कि पोषक तत्वों का संरक्षण है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्ट, कि पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पोषक तत्वों का संरक्षण है, कुछ सामान्य पद्धतियों का प्रयोग करके हम भोजन में पोषक तत्वों का संरक्षण कर सकते हैं। तो देखो आपके एमसीक्यू बनेंगे, आपके लिखित स्थान वाले बनेंगे, लाइन टू लाइन लिखित स्थान बनती है, तो लाइनों को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। मैंने यहाँ पर टिक लगा, इसका मतलब इस लाइनों को पढ़ना है। तो देखिए सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, यानी कि पोषक तत्वों का संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना। हम अपने भोज्य पदार्थों में, हमने जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन हम करते हैं, फल है, सब्जी है, जो भी है, उसको उसमें जो पोषक तत्वों का संरक्षण यानी उसको सुरक्षित कैसे रखें, ऐसे कौन से तरीके अपनाएं कि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो पहला तो है कि जो भी सब्जियां है, फल है, उसको काटने से पहले ही उसको धो लो, ताकि उसके खनिज और विटामिन नष्ट नहीं होंगे, ठीक है। और भोज्य पदार्थ को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। सब्जियों के छिलके निकालते समय ध्यान रखें कि छिलकों को जितना हो सके पतला निकालें, जिससे उसके नीचे के विटामिन और खनिज नष्ट नहीं होंगे। सब्जियों को भोजन पकाने के ठीक पहले बड़े बड़े आकार में काटना चाहिए, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लो, क्योंकि छोटे टुकड़ों में काटने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यदि सब्जियों को पानी में पकाना है तो उन्हें उबलते हुए पानी में डालना चाहिए। भोजन पकाने के लिए आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें। अतिरिक्त बचे पानी को फेंकें नहीं। इस अतिरिक्त पानी का प्रयोग दूसरा भोज्य पदार्थ पकाने में किया जाना चाहिए। भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। पकाते समय भोजन में इमली है, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विटामिन के संरक्षण में सहायता मिलती है। फिर है चावल को पकाते समय उतना ही पानी का प्रयोग करें जितने पानी में वो चावल पक जाए। ऐसा नहीं कि चावल को पानी में बहुत सारे पानी में उबाल लिया, फिर पानी में से उसको छान लिया और चावल को रख लिया, पानी को फेंक दिया। मान फेंकना नहीं है, चावल में उतना ही पानी डालो जितने में वो चावल पक जाए, है ना। ऐसे बर्तन में भोजन पकाए जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो, ठीक है। जब आप बिना ढक्कन के भोजन पकाते हैं तो इससे अधिक पोषक तत्वों की हानि होती है। भोजन को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की उस विधि का प्रयोग करें जिससे भोजन तीव्रता से बनता है। तो देखो हमें वो विधि अपनानी चाहिए जिसमें भोजन फटाफट बन जाए, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगे, तो ऐसी विधि का हमें उपयोग करना चाहिए। चलो आगे हम देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ठीक है, बस यही गुजारिश है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहे। अगला है भोजन के पौष्टिक तत्वों के संवर्धन करना। अब हम ये तो देखा, अभी हमने देखा कि भोजन में पोषक तत्वों को सुरक्षित कैसे रखें। अब यहाँ इस पॉइंट में हम देखेंगे कि भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है उसका संवर्धन यानी कि उसमें बढ़ोतरी कैसे करें।
चलो देखते हैं। तो पहले तो पूछेंगे कि संवर्धन किसे कहते हैं। संवर्धन यानी वर्धन यानी कि बढ़ोतरी कर देना। देखो, एक विशिष्ट पद्धति द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया को पोषण संवर्धन कहते हैं। हम कुछ ऐसी तकनीक अपनाते हैं, कुछ हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे कि भोजन में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। और अब वो तरीका क्या क्या होता है, तो देखते हैं कि भोजन में के पोषक तत्वों के संवर्धन के पहले तो उद्देश्य क्या है, क्यों हम भैया भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाएं। तो सीधी सी बात है कि पोषक तत्व में बढ़ जाएंगे तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि एक ही भोजन में ही हमें सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो पौष्टिक भोजन पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यक होने चाहिए। तो यह शरीर के पोषक संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध करवाता है। भोजन के उचित चयन तथा उसे तैयार करने का उचित अवसर प्रदान करता है। ठीक है, संतुलित आहार उपलब्ध करवाता है। भोजन के स्वाद और रंग रूप में सुधार लाता है। विविध प्रकार का भोजन उपलब्ध करवाता है। भोजन के पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार के नियोजन में सहायक होता है। गरीबों के कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छी भोजन आदतें विकसित करता है। अब यह संवर्धन की विधियाँ वेरी वेरी मोस्ट कि भोजन पकाने की संवर्धन की विधियाँ या पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियाँ, पौष्टिक तत्वों को बढ़ाने की विधि कौन कौन सी है। तो पहला है संयोजन, दूसरा है किण्वन खमीर उठाना, तीसरा है अंकुरण करना। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। मोस्ट संयोजन क्या होता है। संयोजन होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि मिला देना। जैसे कि आप खिचड़ी बनाते हो, आप पुलाव बनाते हो, खिचड़ी में क्या होता है, दाल होते हैं, चावल होते हैं, और तो वो मिक्स हो गया ना। ठीक है, इसके अलावा आपने पुलाव बनाया है, वेज बिरयानी बनाई है, आपने क्या बनाया उसमें, आपने चावल भी लिए, तरह तरह की सब्जी उसमें डाल दी, उससे क्या हो गया, उसकी पौष्टिकता बढ़ गई, है ना। तो ये है भोजन का संयोजन करना। उससे क्या होगा, उसकी पौष्टिकता बढ़ जाएगी। एक तो आपने कोरा चावल बना के खाए, ओनली सिर्फ चावल उबाल के खाए, और उसी में आपने अलग अलग सब्जियाँ डाल दी, छोंक लगा दिया, तो स्वाद भी बढ़ गया और साथ में पौष्टिकता भी बढ़ गई। चलो देखो, तो सभी पोषक तत्वों का सेवन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि विभिन्न भोजन समूहों को के भोज्य पदार्थों के संयोजन को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। कि विभिन्न भोज्य समूह, जो 5 भोजन समूह है ना, उनके सारे भोजन समूहों को आप जो है, जैसे कि दालें है, अनाज है, चावल अनाज हो गया, दालें आ गई, उसमें सब्जियां है ना, वसा है, सकरा है, इन सभी को मिला के आप भोजन को पकाते हो, तो उसमें भोजन के मिश्रण से भोजन में जो शामिल भोज्य पदार्थ जो है उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम एक ही व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थों को शामिल करके भी सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। एक ही व्यंजन में सभी भोजन पदार्थ को शामिल कर दिया, आपने सारा मिक्स करके खाना बनाया, तो मिक्स खाना बनाया है आपने एक जगह, तो भी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। जैसे खिचड़ी है, ढोकला है, मिस्सी रोटी है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम विभिन्न भोजन समूह के तत्वों को मिश्रित करते हैं। भोजन का इस प्रकार से संयोजन पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार करता है। अगला है लाभ क्या है। देखो, संवर्धन से, ये जो संवर्धन की विधि है ना, संयोजन वाली, मिला के खाना बनाना, मिश्रित करके खाना बना लिया, आप खिचड़ी का उदाहरण दे सकते हो, आप मिस्सी रोटी का उदाहरण दे सकते हो, जिसमें सभी भोजन तत्वों के, यानी सभी भोज्य पदार्थों के सभी समूह से भोज्य पदार्थों को मिलाया जाता है, यानी कि मिश्रित करके खाद्य पदार्थ को बनाया जाता है, सभी भोजन को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे उसकी पौष्टिक तत्व बढ़ जाती है। लाभ क्या है, भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना समान भोजन समूह या विभिन्न भोजन समूह से 2 भोजनों के मिश्रण से आहार की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ये एक सामान्य तकनीक है जिसका प्रयोग प्रत्येक परिवार को में आसानी से किया जाता है। अगला है किण्वन। किण्वन क्या होता है। देखो, किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन पदार्थों में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए गए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को साधारण व बेहतर रूप में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्वों जैसे विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। होता क्या है कि जो भी भोज्य पदार्थ है उसके अंदर दही मिला दो आप, तो उसमें जो दही में पहले से विद्यमान भोज्य सूक्ष्म जीवाणु थे वो उन्होंने मिलकर क्या किया, पोषक तत्वों को बेहतर रूप से परिवर्तित कर दिया, जिससे विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वृद्धि हो गई। तो किण्वन हो गया। जिस तरह से उदाहरण क्या है, जैसे कि ब्रेड है, खमन है, ढोकला है, दही है, इडली है, ये किण्वन विधि द्वारा ही बनाया जाता है। ये किण्वन का ही प्रक्रिया है। लाभ क्या है, देखो, किण्वन भोजन की सुपाच्यता में सुधार करता है। किण्वन से बना हुआ भोजन सुपाच्य होता है। सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं वे भोजन के प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, जिसके कारण भोजन को पचाना आसान होता है। तो पचाना आसान होता है, सुपाच्य हो जाता है। किण्वन भोजन स्पंजी नरम होता है। आपने इडली खाई होगी, आपने ढोकला खाया होगा, तो स्पंजी होता है क्योंकि वो किण्वन से बनाया जाता है, जिसके कारण वे भोजन बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए भी उपयोगी होता है। बच्चे और बुजुर्ग आसानी से खा सकते हैं। अगला है अंकुरण। अंकुरण क्या होता है ना, अंकुरण में वो होता है जैसे कि उग जाना। जैसे कि साबुत मूंग या चने के दाने लीजिए, उसमें थोड़े से पानी में पूरी रात भर भिगो दीजिए, तो हम देखते हैं सुबह कि उनका आकार बदल जाएगा, यानी वो फूल जाएंगे भीगने से और वे छूने से भी नरम हो जाएंगे। यदि आप इन दोनों को
सॉरी आप इन दानों को, जो दाने हैं आपने भिगोए हैं, इन दानों को मलमल के कपड़े में बांधकर 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि दाल के में छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। यह प्रक्रिया अंकुरन कहलाती है। तो देखो ये छोटी प्रक्रिया होती है, उग जाते हैं। ये मूंग है, साबुत दाल है, साबुत मूंग है, साबुत चना है, साबुत जो भी अनाज है उसको भिगोया जाता है तो उसमें छोटे छोटे अंकुर यानी कि उगने वाली छोटे छोटे अंकुरन उसमें निकलते हैं। तो ये प्रक्रिया अंकुर कहलाती है, अंकुरन कहलाती है। अब देखो जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों को भी अंकुरित किया जाता है। और फिर अंकुरित जो अनाज होते हैं, अंकुरित जो दालें वगैरह होती है ना, उसमें हम चाट बना के खाते हैं। नमक, मिर्ची, नींबू का रस, चाट मसाला मिला के खाते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है, साथ में उसके पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। प्रत्येक अनाज या दाल को अंकुरित करने में उपयुक्त होने वाले समय या पानी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः भिगोने में 8 से 16 घंटे और अंकुरन में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। देखो 8 से 16 घंटे तो उस भोज्य पदार्थ को भीगने में लगेगा। जैसे मान लो आपने साबुत चने भिगोए तो 8 से 16 घंटे तो उसको भीगने में लग गया। आपने शाम को भिगोए, सुबह तक वो भीग गए, फिर उसको गीले कपड़े में बांध के रख दो तो फिर 12-13 घंटे के अंदर, 12 से 24 घंटे के अंदर उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, वो उग जाता है। ठीक है, आगे है लाभ क्या है। देखो अंकुरन भोज्य पदार्थ क्या लाभ है। तो पहली बात तो यह है कि यह भोजन की सुपाच्यता को बढ़ाता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन छोटे से टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बना देते हैं। भोजन की लागत को बढ़ाए बिना उसके पोषक तत्वों में वृद्धि की जा सकती है। बिना लागत, बिना खर्चा बढ़ाए बिना ही हम पोषक तत्वों में वृद्धि कर सकते हैं। अब है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण क्या होता है, इस चैप्टर को हम देखेंगे। खाद्य संरक्षण क्या है। खाद्य संरक्षण वो विधि है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने भोजन को सुरक्षित रखते हैं, लंबे समय तक वो चल सके, जल्दी से खराब ना हो। तो वही खाद्य संरक्षण, खाद्य यानी कि खाने वाले पदार्थ, जो भी हमारा अनाज है ना, जो भी खाद्य पदार्थ है, उनको हम लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं, है ना। वो खाद्य संरक्षण की श्रेणी में आता है, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन होता है भैया खेतों के अंदर। बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन हो गया, सब्जियों का उत्पादन हो गया, वो तो भाई ख़राब जल्दी हो जाएगी। तो उसको सुरक्षित कैसे रखें ताकि वो लंबे समय तक चले, तो उसके अंतर्गत खाद्य संरक्षण के तरीके अपनाए जाते हैं। अब देखते हैं, तो पहली बात तो यही पूछी जाती है कि खाद्य पदार्थों का खराब होने का कारण क्या है ना, क्यों खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। तो पहले तो यह है कि खाद्य पदार्थों के खराब होने का तात्पर्य है कि भोजन अब खाने योग्य उपयुक्त नहीं है। यानी कि पहली बात है खाद्य पदार्थ खराब होने का मतलब क्या, कि खाद्य पदार्थों के खराब होने का तात्पर्य ये है कि भोजन अब खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी अब वो खाने लायक नहीं है ना। तो खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है सूक्ष्म जीवाणुओं का होना, एंजाइमों का होना, कीट, कृमि और चूहे की उपस्थिति, इसके कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। अब सूक्ष्म जीवाणु क्या, देखो सूक्ष्म जीवाणु है वो नमी प्राप्त करके सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं। तो जो भी नमी हमारे है, तो सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति, जैसे कि सूक्ष्म जीवाणु बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म जीवाणु भोजन को उस समय खराब करते हैं जब उनके विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब उनके विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और नमी प्राप्त करके उत्पन्न होते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु उन्हें भी विकसित या गुणन करने के लिए वायु, नमी, सही तापमान तथा भोजन की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते तो उसके लिए भी उसको वायु चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु को नमी चाहिए, यानी गीलापन चाहिए, सही तापमान चाहिए और भोजन की भी आवश्यकता होती है। तो भोजन में नमी की अधिक मात्रा होती है तो सूक्ष्म जीवाणु हो जाते हैं। जैसे टमाटर वगैरह है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है ना। तो आलू में नहीं होती। टमाटर और आलू में जल्दी खराब कौन होगा, टमाटर जल्दी खराब होगा, क्योंकि टमाटर में नमी होती है तो उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। जबकि आलू में इतनी नमी नहीं होती, इतनी पानी नहीं होती, इसलिए लंबे समय तक चलता है। अगला है कारण कि भोजन के आसपास की वायु, अगर भोजन के आसपास की वायु गंदी होगी, गंदी हवा होगी तो भोजन जल्दी खराब होगा। कमरे का तापमान, कमरे में ज़्यादा तापमान है तो भोजन खराब हो जाएगा। फल और सब्जियों के छिलके को आपने नुकसान पहुंचा दिया तो सूक्ष्म जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाएंगे और वो खराब हो जाएगा। निम्न लवणता, जैसे कि शर्करा, अम्ल तत्व, निम्न लवण हो, नमक कम हो, शर्करा कम हो, अम्ल तत्व वाले पदार्थ होते हैं वो भी जल्दी खराब होते हैं। अगर उसमें नमक की कमी होती है, शक्कर की कमी होती है, क्योंकि आपने अचार देखा, अचार में नमक होता है, मीठा अचार में चीनी होती है, तो जो भी चीनी चढ़े हुए पदार्थ होते हैं ना जल्दी खराब नहीं होते, है ना। आगे देखते हैं कि एंजाइमों की उपस्थिति। अगला कारण क्या है, एक तो सूक्ष्म जीवाणु की वजह से भोज्य पदार्थ खराब होता है, दूसरा एंजाइम होते हैं। देखो एंजाइम क्या होते हैं, वो रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधों तो पशुओं में पाए जाते हैं, भाई ये प्राकृतिक होते हैं, है ना। ये पौधों और पशुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। एंजाइम फलों और सब्जियों को पकाने का काम करते हैं। अगर एंजाइम नहीं होगे ना सब्जी और फल पकेंगे ही नहीं, कच्चे रहेंगे और हम नहीं खा पाएंगे। तो एंजाइम जो है उसको पकाने का काम करते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा पक जाते हैं फिर वो गलने लग जाते हैं, फिर वो हमारे खाने योग्य नहीं रहता। जैसे कि आम, आप कच्चा आम लेके आते हो और कुछ दिन के लिए आप अंदर अपने दबा के रख देते हो, धीरे धीरे वो पीला पड़ जाता है, पक जाता है। कौन पकाया भाई उसको तो एंजाइमों ने पकाया, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उसमें उपस्थित है। लेकिन जब वो ज़्यादा पक जाता है, गलने लगता है पकते पकते, फिर वो हमारे खाने योग्य नहीं होता। तो ये एंजाइम के कारण ही होता है। अगला कीट, कृमि और चूहे,
है ना। तो आपने देखा होगा कि दालें है, चावल है, दाल है, सूजी मैदा है, उसमें छोटे छोटे कीड़े बच जाते हैं, है ना। कीट कृमि भोजन को दानों को खाते हैं और उस अनाज और उनमें छोटे छोटे छेद भी कर देते हैं, है ना। और कई बार वो सफ़ेद पाउडर के रूप में उसको बदल देते हैं। तो कृमि जो लट्टे पड़ जाती है वो कृमि हो जाती है, कीड़े, है ना, इलिया वगैरह, गुण वगैरह हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार ये भोजन मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता, है ना। चूहे भी हमारे भोजन को नष्ट करते हैं, उसमें गंदगी फैला देते हैं और वो फिर हमारे खाने योग्य नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन पदार्थ खराब कैसे होता है। 3 मुख्य कारण है: सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम की अभिक्रिया, कीट कृमि और चूहे, जिसके कारण भोजन खराब हो जाता है। अब है खाद्य भंडारण। खाद्य भंडार का मतलब क्या है? देखो, खाद्य भंडार करना, हमारे घर में भी हम भंडार करते हैं। भैया हमने 1 कुंटल गेहूँ हमारे घर के लिए खरीदा, उसको हमने एक टंकी में अच्छे से रखा, तो वो भी हमने भंडारण कर लिया ना। हमने, ऐसा तो है नहीं कि हम इसी वक्त खा के ख़त्म कर देंगे, हमने भंडार किया 5-6 महीने के लिए, तो यही भंडारण होता है। तो बड़े बड़े भंडार घरों में भंडारण होता है। तो खाद्य भंडारण का सामान्य अर्थ है कि भोजन को विशेष स्थान पर रखना तथा तब तक संभाल कर रखना जब तक कि उसके प्रयोग की आवश्यकता ना हो। तो आपने देखा होगा कि उपभोज्य जीवन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। उपभोज्य जीवन का मतलब होता है वह समय अवधि जिसमें भोजन ताज़ा रहता है, सुरक्षित रहता है, वो हमारे खाने योग्य रहता है। देखो, अलग अलग भोजन की अलग अलग उपभोज्य अवधि है, उनका जीवन काल होता है। आप पालक को लेके आओगे, पालक 2 दिन में ख़राब हो जाता है, तो वो उसके 2 दिन ही उसकी उपभोज्य अवधि है, फिर वो गलने लगेगा। इसी प्रकार आप टमाटर को लेके आओगे तो टमाटर 4-5 दिन चल जाता है, वो उसकी उतनी उपभोज्य अवधि है, उसकी जीवन अवधि उतनी है। इसके अलावा आप आलू लाते तो आलू और लंबे समय तक चलता है, प्याज लंबे समय तक चलता है, लहसुन लंबे समय तक चलता है, तो वो उनकी उपभोज्य अवधि है। तो यह है वह समय अवधि जिसमें भोजन ताज़ा रहता है या खाने योग्य रहता है या सुरक्षित रहता है, वो उसकी उपभोज्य अवधि कहलाती है। तो सभी भोज्य पदार्थ की अलग अलग उपभोज्य अवधि होती है। तो देखो, अब यहाँ दे भी रखा है, ये लाइन आपको याद करनी है। समय अवधि जिसमें भोजन ताज़ा रहता है उसे उपभोज्य जीवन कहते हैं, यानी सेल्फ लाइफ कहते हैं। भाई हमारी भी एक सेल्फ लाइफ है ना, कहते व्यक्तियों की उम्र 100 साल होती है इंसानों की। भाई हम भी जब तक जिंदा रहेंगे वो हमारी सेल्फ लाइफ है ना। इसे भंडारण के दौरान भोजन की स्थिरता भी कहते हैं, यानी भंडारण के दौरान भोजन कितने दिन तक स्थिर रहता नहीं, वैसे वैसे रहता है। खाद्य पदार्थों को भंडारण के दौरान उनकी स्थिरता के आधार पर गैर नाशवान, अर्धनाशवान तथा नाशवान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखो, खाद्य पदार्थों को उसके भंडारण की स्थिति के आधार पर, यानी वो कितने दिनों तक सुरक्षित रहेगा, कितने दिनों तक ताज़ा रहेगा, उस आधार पर, उसकी स्थिरता के आधार पर, स्थिरता यानी कितने दिन तक ताज़ा रहेगा, उपभोज्य जीवन के आधार पर, ठीक है। उसको 3 भागों में बांटा है: गैर नाशवान जो जल्दी ख़राब नहीं होते, लंबे समय तक चल जाते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह है वो; अर्धनाशवान जो 15 से 20 दिन तक चल जाते हैं; नाशवान जो 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो, गैर नाशवान खाद्य पदार्थ के उदाहरण दे रखे, वो है साबुत अनाज। गैर नाशवान जो जल्दी ख़राब नहीं होते, बहुत लंबा समय लगता है: साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीज, चीनी तथा गुड़। इनको अगर आप सुरक्षित स्थान पर रखोगे, साफ सुथरी जगह पर रखोगे, तो लंबे समय तक चलते हैं। अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ में शामिल है परिष्कृत अनाज तथा दालें, जैसे कि मैदा, सूजी, अंडे, आलू, प्याज, बिस्किट तथा केक। ये कुछ समय तक चल जाता है। अगला है नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल है हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन तथा क्रीम। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। तो इस तरह से ये ये जो उपभोज्य जीवन के आधार पर खाद्य पदार्थ को वर्गीकरण किया जाता है। तो जब भी हम कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो उस पर लिखा हुआ भी होता है कि ये कब इसको पैक किया गया, ये इसका जो है कितने दिनों तक ये चलेगा, यानी सर्वोत्तम प्रयोग हम कब तक करेंगे, किससे पहले हम उसका उपयोग कर ले, कितने दिनों से पहले इसका उपयोग कर ले, ज़्यादा दिन ना निकाले। अगला खाद्य संरक्षण। दो, खाद्य संरक्षण क्या होता है, यहाँ से परिभाषा आती है। खाद्य संरक्षण या खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना। तो खाद्य संरक्षण से तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना तथा खराब होने या किण्वन होने से बचाना है। तो खाद्य संरक्षण क्या है? देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समय अवधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी यथासंभव सुरक्षित रखा जाता है, वो खाद्य संरक्षण कहलाता है। अगला है भोजन संरक्षण का महत्व। भोजन को संरक्षित क्यों करें, क्या कारण है कि हम भोजन को सुरक्षित रखें? पहला है संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। संरक्षण क्या करता है कि अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। देखो, हमारे जो खेतों वगैरह में है ना, वो जूस है, मुरब्बा है, इसके हम बना लेते हैं। खेत में जो भी फसलें वगैरह होती हैं, फलदार फलों के पेड़ों पर जो फल ज़्यादा लग जाते हैं, तो सारे तो एक दिन में नहीं बिकते, वो मंडियों में आते हैं। तो जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है उसकी व्यवस्था करना। तो जैसे कि आम है, आम का जूस बना के उसको रख लेते हैं, स्क्वैच है, मुरब्बा है, आदि बना के रखते हैं। तो उसको हमने क्या किया, संरक्षित कर लिया, ठीक है। और साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना भी वो आसान रहता है।
तो जहाँ पर इनका उत्पादन नहीं होता, मान किसी क्षेत्र में आम का उत्पादन नहीं होता, अब आम को ऋतु तो नहीं पहुँचा सकते, तो आम का जूस बना के आप वहाँ तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो आम का जूस बनाया तो वो क्या हो गया, संरक्षित हो गया। अगला, संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है। भाई आप सुरक्षित रखोगे तो भोजन में क्या आएगी, विविधता होगा, आएगी। कैसे, वरना आपको मौसम के अकॉर्डिंग ही सब्जी खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको भोजन को संरक्षित करना आता है, भोजन संरक्षित करने के तरीके हैं, तो ऑफ सीजन होता है उस समय भी उस खाद्य पदार्थ को आप खरीद सकते हो। तो जब ऑफ सीजन होता है ना, मौसम नहीं होता, तब वो सब्जियां बहुत महंगी मिलती हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसको अचार, चटनी, पापड़ आदि के रूप में जो सुरक्षित रख सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, जिससे भोजन में विविधता आ सकती है। आप ऑफ सीजन में भी वो भोजन प्राप्त कर सकते हो। जैसे मटर के दिनों में मटर आते हैं, सर्दियों के दिनों में, लेकिन गर्मियों के दिनों में मटर नहीं होते, तब क्या करोगे, मटर को फ्रीज करके रख दो। जब आप फ्रीज करके रखोगे तो आप गर्मियों के अंदर भी उस मटर को खा सकते हो, सब्जियों के रूप में इस्तेमाल ले सकते हो। अगला है, संरक्षित भोजन को उस स्थान तक भेजना जहाँ उगाया नहीं जाता। अब जो भोजन संरक्षित होता है उनको उन स्थानों में भेजना जहाँ उनको उगाया नहीं जाता है। जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र है, हिमालय जैसे बर्फीले क्षेत्र है ना, वहाँ पर खाद्य पदार्थ की उपज नहीं होती, सब्जियाँ वगैरह, अनाज वगैरह वहाँ नहीं उगते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ को एक दूसरे स्थान से पहुँचाया जाता है जहाँ पर उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो संरक्षित करने से जो खाद्य पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो जाता है। अगला है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन भंडार भी सुगम हो जाता है। देखो, अगर खाद्य पदार्थों में, देखो गीले खाद्य पदार्थों में भारीपन रहता है ना, तो संरक्षण खाद्य पदार्थों के भारीपन या वजन को कम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पुदीना, मेथी, धनिया आदि को सुखाते हैं तो उसके वजन तथा मात्रा में कमी आती है और इस प्रकार उसका भंडारण और परिवहन भी आसान हो जाता है। अब कुछ प्रश्न है यहाँ पर कि भोजन डैश के कारण खराब होता है, तो भोजन सूक्ष्म जीवाणु तथा एंजाइम के कारण खराब होता है। फिर है, गैर नाशवान खाद्य पदार्थ वे है जो जिन्हें खराब होने में लंबा समय लगता है। खाद्य संरक्षण का तात्पर्य है कि भोजन को खराब होने से बचाना। फिर अगला है, खाद्य पदार्थ को भोज्य जीवन से संबंधित है तो समय सीमा जिसमें भोजन का उपयोग किया जा सकता है। भोजन संरक्षण के कुछ मुख्य उद्देश्य है, तो भोजन संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोज्य जीवन में वृद्धि करना। ठीक है, अब है खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। तो खाद्य संरक्षण के सिद्धांत में खाद्य को संरक्षण करने के कुछ तरीके हैं, सिद्धांत कौन कौन से, वो है देखो, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना। तो पहले तो हम ये करें कि खाद्य संरक्षण करने के लिए हम क्या करें, उसके सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर दें। तो खाद्य संरक्षण रहेगा जैसे कि बार बार दूध को गर्म करने तो उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को रोकना और वो लंबित करना। सूक्ष्म जीवाणु की जो अभिक्रिया होती है, सूक्ष्म जीवाणु खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं, तो उसकी अभिक्रिया को रोक दो, यानी उनकी जो काम करने की क्षमता को रोक दो आप, या फिर विलंब उत्पन्न कर दो, या जल्दी खराब ना हो, ऐसे कोई तरीका अपना लो। ठीक है, तो हम क्या करते हो हम देखेंगे आगे। एंजाइम की अभिक्रिया को रोकना, जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को पकाने का काम करते हैं, तो उस पकाने की प्रक्रिया को कम कर दो। तो ये तरीके क्या क्या कर सकते हैं, देखो, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना। अब हम इनकी पॉइंट को देखेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको अल्प अवधि के लिए ताप देकर, यानी बार बार उसको क्या करें, ताप दे, गर्म करते जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम घर के अंदर दूध को बार बार गर्म करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, है ना। पाश्चरीकरण कर दे तो वो ख़राब नहीं होगा, उच्च तापमान पर गर्म करें उसको तो वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसके सूक्ष्म जीवाणु विकसित नहीं हो पाते, नष्ट हो जाते हैं। फिर है सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को रोकना, उसमें विलंब उत्पन्न करना। क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को कैसे रोक सकते हैं, विलंब कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। देखो, अखरोट तथा अंडे के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण प्रदान करते हैं। तो ये सुरक्षा आवरण का काम करते हैं, यानी कि अखरोट है, अंडे है, फलों है, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उस खाद्य पदार्थ में सुरक्षा आवरण उत्पन्न करवाता है, वो उसमें सूक्ष्म जीवाणु को प्रवेश नहीं करने देता। ये सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को विलंब उत्पन्न करते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जो सेम होता है, सेब के अंदर जो छिलका होता है ना, तो वो जल्दी, जब छिलकेदार सेम है जल्दी से ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपने कहीं से उसका छिलका हटा दिया और फिर उसको रख दिया तो वो तुरंत ख़राब हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु को प्रवेश करने का मौका मिल गया, तुरंत उसके संपर्क में आएंगे, उसको ख़राब करेंगे। पॉलीथीन बैगों तथा एल्यूमिनियम के फाइलों में पैक किया गया भोजन भी सूक्ष्म जीवाणु से सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षा प्रदान करता है। आपने पहले पढ़ा है कि सूक्ष्म जीवाणु को विकसित करने के लिए वायु ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। भाई वायु और जल उस तक पहुँचेगा ही नहीं तो कैसे ख़राब होगा। तापमान को कम करने या भोजन को समाने, भाई आपने तापमान को कम कर दिया, आपने फ्रिज में रख दिया, ठंडक जगह पर रख दिया, तापमान कम हो गया, जिससे सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया में विलंब उत्पन्न हो जाता है, यानी अब सूक्ष्म जीवाणु अपनी संख्या को जल्दी से नहीं बढ़ा पाते और भोजन खराब नहीं होता है। तभी तो हम फ्रिज में खाना रखते हैं, ताकि उसमें फ्रिज में उसको ठंडकपन मिलता है ना। अब फ्रिज में भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, ख़राब तो उसमें भी होगा लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु की जो अभिक्रिया होती है उसमें विलंब उत्पन्न हो जाएगा, देरी उत्पन्न हो जाएगी, धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। बाहर रखोगे तो फ्राफ्टर करेंगे अपनी प्रक्रिया को, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। अगला है कुछ रासायनिक जैसे सोडियम बेंजाइटा
बेंजाइड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की भी सूक्ष्म जीवाणु के विकास को रोकने में सहायक होते। इन रसायनों को प्रतिरक्षण कहा जाता है। तो कुछ रासायनिक तत्व जो सूक्ष्म जीवाणु की को विकसित होने से रोकते हैं उनको परिरक्षण कहा जाता है। वो कौन कौन से? बेंजोइड, पोटेशियम मेटासल्फाइड और सोडियम, है ना। सोडियम बेंजोइड और पोटेशियम मेटासल्फाइड, इनके नाम याद आपको रखने हैं। इस प्रकार हम किस तरह से सूक्ष्म जीवाणु में विलंब उत्पन्न कर सकते हैं? सूक्ष्म में सुरक्षा आवरण उपलब्ध करवाकर। हमने आटा गूंदा, आटा बच गया तो उसको हमने तेल लगा दिया। अब तेल लगा तो उसने क्या किया? आपने तेल लगा के उसके ऊपर सुरक्षा आवरण चढ़ा दिया, जिससे सूक्ष्म जीवाणु हवा है सीधा उस आटे के संपर्क में नहीं आएगा, बीच में तेल की परत चढ़ा दी। इसी प्रकार अचार में तेल डाला जाता है, सुरक्षा आवरण दिया जाता है उसको। तापमान में वृद्धि करना, गर्म रखो, खाने को गर्म करते रहो तो ख़राब नहीं होगा। तापमान को कम करना, आपने तापमान को ठंडकता प्रदान कर दी उस खाद्य पदार्थ को, है ना, तो वो ख़राब नहीं होगा। रसायनों का प्रयोग करते, रसायन आपने बता ही दिए, अभी पढ़े ही है, सोडियम बेंजाइटा और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। फिर एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। अब भाई पक रहा है खाद्य पदार्थ, पकने की क्रिया को कम कर दो। एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। ये भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। एंजाइम की अभिक्रिया को हल्के ताप उपचार से भी रोका जा सकता है। हल्का ताप उपचार दे दो उसको। कैसे? सब्जियों को डिब्बाबंद करने से या जमाने से पूर्व उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है, या उन्हें कुछ समय के लिए भाप के संपर्क में लाया जाता है। इससे विवरण करना कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है विवरण किसे कहते हैं? तो सब्जियों को डिब्बाबंद करने से पहले, है ना, उसको जमाने से पहले उसको गर्म पानी में डाला जाता है और उन्हें कुछ समय के लिए भाप के संपर्क में लाया जाता है। 2-3 मिनट के लिए डाल दो और फिर निकाल लो। तो इससे क्या होगा? उसको विवरण करना कहते हैं, उसको ब्लीच करना कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि इससे खाद्य पदार्थों की उपभोज्य आयु बढ़ जाती है। अगला है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधि कौन सी है? देखो इनके मैंने क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, तो आप वीडियो में जाके जो प्लेलिस्ट में देख के आप क्वेश्चन आंसर वहाँ से देख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्योंकि रिवीजन करवाया, अब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पढ़ के चले जाओगे पाठों के 3-4 को एक ही वीडियो में, तो ये क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधि। अब घर में हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे? खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखना, खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करना, प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना और खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण करना। देखो निम्न तापमान पर रखना यानी कि ठंडक प्रदान करना, खाद्य पदार्थ उच्च तापमान प्रदान करना यानी बार बार उसको तेज गर्म करना, तो भी सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाएगा। निम्न तापमान दोगे तो वो ठंडक रहेगा, जैसे फ्रिज वगैरह में रख दिया आपने, ठंडे पानी में रख दिया तो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होगा। प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना, हमने भी प्रतिरक्षक पढ़े थे, जो रासायनिक प्रतिरक्षक होते हैं उसका प्रयोग करना। कुछ घरेलू प्रतिरक्षक होते हैं जैसे कि नमक है, चीनी है, तेल है, कुछ मसाले हैं, वो भी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण यानी पानी हटा दो, सुखा दो, जैसे मेथी है, पुदीना है, धनिया है, को सुखा देते हो, सूख जाता है वो पत्ते, उसके सूख जाने के बाद में वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ दे भी रखा है कि निम्न तापमान यानी तापमान कम होने से सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम संबंधी प्रतिक्रिया धीमी गति से होती है, इससे भोजन खराब होने से बच जाता है। प्रशीतलन, अब इसमें क्या क्या तरीके होते हैं? प्रशीतलन करना, जिन्हें भोजन को 40 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। शीत भंडार कोल्ड स्टोर, भोजन को 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। हिमीकरण, भोजन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड से उससे नीचे के तापमान पर रखा जाता है जहाँ पर बर्फ़ जमने लगती है, तो भोजन जम जाएगा तो ख़राब नहीं होगा। अब है मटर का हिमीकरण कैसे किया जाता है वो हमें देखना है। देखो ऑफ सीजन में मटर नहीं मिलता हमें, तो उस दौरान हमें मटर का हिमीकरण कर देना चाहिए, फ्रीज कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? जब सर्दियों में मटर आते हैं, बहुत सारे मटर आते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, तो उस समय हम क्या करें कि आधा किलो ताज़ा कोमल छिले हुए मटर ले, एक स्टील के बर्तन में काफ़ी मात्रा में पानी ले, जिसमें मटर पूरी तरह से डूब जाए। आधा लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच के बराबर मात्रा में नमक डालें तथा इसे उबालने के लिए रख दें। तो उस पानी में आधा लीटर पानी में छोटे चम्मच के बराबर नमक डालें और उसको पानी को उबालने के लिए रख दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो मटर को उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डुबो कर रख दें। ठीक है, मटर को फिर वापस छान ले, स्टील की चालनी से छान ले, 10 से 15 मिनट तक उसको ठंडा होने दे। मटर ठंडे हो जाए तो उसको पॉलीथीन की थैली में मटर को पैक कर दे, तो थैली को हवा को दबा कर निकाल दें। थैली में पैक करें मटर को और हवा को दबा के निकाल दें और थैली को सील बंद कर दें। इससे मटर की थैली को फ्रीज में रख दें, फिर मटर की बंद थैली को फ्रीज में रख दो। ठीक है, और जब आपको आवश्यकता, फ्रीज में कहाँ पर? फ्रीजर में रखना है। फ्रीज के भी कौन से हिस्से में रखना है? फ्रीजर में। और जब आपको आवश्यकता हो तब आप उसको निकालो, 1-2 घंटे के लिए कमरे के तापमान पे आने दो और फिर उसकी सब्जी बना लो। लेकिन पॉलीथीन की थैली में उतना ही डालो जितना आप एक बार में बन जाए। ये नहीं एक बार आपने निकाल लिया फिर थोड़ा इस्तेमाल किया फिर वापस उसको फ्रीजर में रख दिया, ऐसा नहीं होगा वरना ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जमी हुई सब्जी को 6 महीने तक आप प्रयोग में ले सकते हो, फ्रीजर में रख सकते हो। देखो
अब हिमीकरण जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी है भाई। हमें हवा पॉलीथीन के बैग से हवा को निकाल देना है, अच्छी से मजबूती से बंद कर देना है। एक बार में उतना ही भोज्य पदार्थ पैक करना है जो हमारे एक बार में काम में आ जाए। ठीक है, बाहर निकालने के बाद है ना भोज्य पदार्थ को दोबारा हिमीकरण नहीं करे उसको। ठीक है, उसको कमरे के तापमान पर आने से फिर उस भोज्य पदार्थ को बनाए, छोटे छोटे पैकेट बनाए ताकि वो ख़राब ना हो। अब है जमे हुए भोजन से बर्फ़ को निकालने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। द्रवण किसे कहते हैं? जमे हुए भोजन से बर्फ़ को निकालने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। अब है उच्च तापमान देना। उच्च तापमान पर सूक्ष्म जीवाणु हैं और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में भोजन सुरक्षित रहता है। इसमें क्या आ गया? पाश्चुरीकरण, विसंक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आता है। पाश्चुरीकरण क्या है? हमने पढ़ाई था। तो इसमें दो तरीके हैं, उच्च तापमान में पाश्चुरीकरण किया जाता है और विसंक्रमण। पाश्चुरीकरण के बारे में मैंने भी बताया ही है आपको कि इसमें दूध को सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए, ठीक है, शीघ्रता से गर्म किया जाता है। दूध को उच्च तापमान पर गर्म कर दिया जाता है और शीघ्रता से उसको निम्न तापमान में ठंडा किया जाता है। तापमान के इस परिवर्तन को सूक्ष्म जीवाणु सहन नहीं कर पाते और कोई सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर भी कुछ सूक्ष्म जीवाणु बच जाते हैं, है ना। तो फिर हम उसको गर्म करते हैं घर पर ला के, तो उसमें ख़त्म हो जाते हैं। अगला विसंक्रमण, यानी कि पूरी तरह से सैनिटाइजेशन कर देना, कीटाणु को नष्ट कर देना। इसका अर्थ है कि जीवित जीवाणु से मुक्त होना। ये देखो यहाँ एमसीक्यू बन रहे हैं, छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं कि विसंक्रमण का क्या मतलब निकलता है, क्या अर्थ निकलता है कि जीवित जीवाणु से मुक्त होना। खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान तथा कुछ मामलों में दाब में बहुत अधिक समय तक रखा जाता है जिससे भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेशर कुकर में देते हैं तब भी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं। अगला प्रतिरक्षकों का प्रयोग, ऐसे पदार्थ जिसको मिलाने पर खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सके उन्हें प्रतिरक्षक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित यानी सुरक्षित रखा जा सकते उसको हम प्रतिरक्षण कहते हैं। प्रतिरक्षकों के प्रकार देखो, कुछ घरेलू प्रतिरक्षक भी है, जैसे नमक है, चीनी है, नींबू का रस है, सिरका है, तेल और मसाले आदि प्राकृतिक प्रतिरक्षक है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना। तो हम डालते हैं, देखो हम क्या कहते हैं, नमक डालते हैं जब हम अचार वगैरह बनाते हैं, है ना। तो हम नमक डालते हैं, चटनी वगैरह, सास है, डिब्बाबंद पैक है, उस मछली है, उनमें नमक डाला जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। चीनी भी डालते हैं हम, कुछ मुरब्बा है इसकी वजह से, जूस है उसमें चीनी डालते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा हम अम्ल का प्रयोग करते हैं, सिरका है, नींबू है, सिट्रिक एसिड है, इनका हम प्रयोग करते हैं तो इससे भी सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न नहीं होते। तेल तथा मसाले भी सूक्ष्म जीवाणु से हमारी बचाव करता है। मसालों में हल्दी पाउडर है, मिर्च है, सरसों का तेल है, सरसों का पाउडर है ना, मिर्च है, ये सारी क्या करते हैं, ये जो मसाले हैं वो हमारे जो खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचाता है। इसके अलावा तेल डाला जाता है, अचार में तेल को डाला जाता है क्योंकि तेल में पूरी तरह डूबी हुई सामग्री तक सूक्ष्म जीवाणु पहुँच नहीं पाते और वो बचे रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर में बताया गया है। अगला बताया गया है, अब इसमें क्वेश्चन नहीं आता, ये निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण का मतलब होता है कि निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थ से पानी या नमी को दूर करना। ठीक है, तो निर्जलीकरण की विधि क्या है? तो देखो मेथी है, पुदीना है, इनको निर्जलीकरण किया जाता है। इसकी विधि क्या है कि खाद्य पदार्थ को सुखाकर उन्हें संभाल कर रखने का प्रयोग होने वाला डिब्बा, जिस खाद्य पदार्थ को सुखाकर और संभाल कर रखने वाला जो डब्बा है ना, और जो प्लेट है उसको अच्छे से साफ कर ले, उसको धूप में सुखा दे, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए। सुखाने से पहले सब्जियों को अच्छे से धो ले, है ना, और फल को धो ले, फल को भी सुखाया जाता है, और आवश्यकता हो तो उन्हें काट ले, डंडल बीज वगैरह छिलके वगैरह हटा दे, यदि कोई सड़ा गला भाग है तो उसको हटा दे, है ना। सब्जियों को विवरण कर ले, विवरण पढ़ा था, ब्लेच करना, जिसको उसको थोड़ा उबलते हुए पानी में डालते हैं उसको विवरण कहते हैं। ठीक है, और वे जब गरम हो जाए तब उन्हें निकाल ले। विवरण करने की प्रक्रिया में एंजाइमी गतिविधि रुक जाती है, यानी पकते नहीं है फिर जल्दी। सब्जियों को 5 से 10 मिनट के लिए नमक और पोटेशियम सल्फाइड से युक्त ठंडे पानी में रखें। ठीक है, सब्जियों को साफ कपड़े पर सुखा दे, है ना, उन्हें धूप में मक्खियों से बचाने के लिए रखें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप हरेतर पत्तियों को जो सुखा रहे होते हैं तो उनको आपको नमक और मेटासल्फाइड के घोल में या गर्म पानी में नहीं डालना है, वरना वो अपना रूप रंग खो देते हैं। उनको तो सूखा आप धो के और सीधे ही सुखा सकते हो। सब्जियों को साफ कपड़े पर धूप में फैला दे, इन्हें धूप और मक्खियों के बचाने के लिए पहले वस्त्र से ढक दे। फिर अगला है, जब खाद्य पदार्थ सूख जाए तो इसे कमरे के सामान्य तापमान पर ठंडा कर ले, जब इन्हें वायु रोधी ढक्कन वाले डब्बों में रख ले। अब है मेथी का निर्जलीकरण। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मेथी के निर्जलीकरण की विधि बताइए, है ना। तो मेथी का निर्जलीकरण क्या होता है कि मेथी के डंठल को निकाल ले और मेथी को अच्छी तरह से धो ले। अब एक कपड़े पर रखकर धूप में रख दे और जालीदार कपड़े से ढक दे। इसे तब तक धूप में रखे जब तक कि वो सूख नहीं जाता। इसे कमरे के तापमान पर ठंडा करे और वायुरोधी डब्बे में बंद करके रख दे। ठीक है, तो इस तरह से है। अब ये आलू की चिप्स को आप पढ़ सकते हो, वही तरीका है आलू की चिप्स का भी बनाने का। अब कुछ
तो इस तरह से आपके क्वेश्चन प्रश्न आते हैं। जो मैंने मोस्ट आपको पढ़ाया है वो सारे मोस्ट है। अगला है भंडारित भोजन के रखरखाव में स्वच्छता। देखो, ज़रूरत पड़ने पर हमें अच्छी स्थिति में होते, देखो भंडारित भोजन के रखरखाव में स्वच्छता ज़रूरी है। जहाँ पर भी हम भोज्य पदार्थ को खरीदते हैं और भंडारित करते हैं तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हम दोबारा उसी स्थिति में प्राप्त कर सकें। तो ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो देखो, अगला चैप्टर है पर्यावरण। तो ये भी आपके मेन एग्जाम पूछा जाएगा। जो मेन एग्जाम में आने वाले चैप्टर है ना, उनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें पहाड़ है, नदी है, पेड़ पौधे है, हवा है, ये सभी इसमें आते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इन पर्यावरण के जो भी अंग है ना, उसको प्रदूषित करता जा रहा है। तो इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है, और जो भी प्रकार है प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके रोकने के क्या उपाय है। देखो, प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना, उसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। यानी पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। अब है प्रदूषक क्या होते हैं। देखो, प्रदूषण यहाँ पर दे रखा प्रदूषण, है ना, तो जैसे धूल है ना, धूल है, धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है ना, मानव और पशुओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ है वो वातावरण में मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं, ध्वनि तेज होती है तो वो प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अब है प्रदूषक का मतलब होता है वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है वो प्रदूषक कहलाते हैं। तो आपको प्रदूषण और प्रदूषक का ये अर्थ ध्यान रखना है भाई। ये है प्रदूषण, जिसके कारण जब पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना, जिसके कारण पर्यावरण दूषित हो जाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है और जिसके कारण दूषित होता है वो प्रदूषक कहलाता है। तो वे पदार्थ जिसके कारण प्रदूषण होता है वो प्रदूषक कहलाता है, जैसे कि धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट आदि सभी प्रदूषकों के उदाहरण है। फिर है प्रदूषण के प्रकार, है ना। ये प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तो ये प्रदूषण के प्रकार है। मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होती है। वायु प्रदूषण, जब हम हवा को दूषित कर देते तो वायु प्रदूषण कहलाता है। तो देखिए, वायु प्रदूषण जो होता है, देखिए हमारा जो वायु अनेक तरह की गैसों से बनी हुई है। वायु में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो होते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं मानो, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें किसी भी गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, विमानों से निकलने वाला धुआं है, कीटनाशक कृमि है, इनके जो छिड़काव करते हैं उससे उसकी बदबू है ना। कोयलों को जलाने से, बिजली घरों में कोयलों को जलाया जाता है ना, उनसे निकलने वाला धुआं है, ये सभी वायु को प्रदूषित करती है। तो ये हमारे शरीर को नुकसान करती है। जैसे जंगल में लगने वाली आग है, दवाना लग गई, उससे वायु प्रदूषण हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट है। तो अब यहाँ यही बताया गया कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, किस कारण से वायु प्रदूषण होता है। तो पहले है प्राकृतिक रूप से होता है, जिसमें हमारा कोई बस की बात नहीं है भाई। ज्वालामुखी हो गया तो ज्वालामुखी से अनेक तरह की गैसें निकली, हवा निकली, धूल धुआं निकला, और ना उससे उस आसपास का वातावरण में प्रदूषण फैल गया। दवानल होता है जंगल की आग, जो बांस के पेड़ जहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, घासें सूख जाती है गर्मी की वजह से, जब उनमें आपस में घर्षण होता है तो उसमें आग पैदा हो जाती है और वो लंबे पूरे पूरे जंगल को जला देते हैं। तो जंगल जलेगा तो चारों तरफ धुआं हो जाएगी, तो उससे वायु प्रदूषण होगा, वहाँ के आसपास का तापमान बढ़ जाएगा। अगला है दहन। दहन मतलब जलाना। आप अपने घर में चूल्हा वगैरह जलाते हो तो उससे धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। चलो, अगला है औद्योगिक यानी जो भी औद्योगिक कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उससे धुआं निकलती है, जहरीली गैसें निकलती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। ये वायु प्रदूषण को फैलने के कारण है, स्रोत है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर कृषि संबंधी, खेतों में जब कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है ना, कृमिनाशकों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी दुर्गंध की वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। विलायक, पेंट स्प्रे करते हैं, धुआं होता है पेंट के स्प्रे से, कुछ धुआं होते हैं कुछ रासायनिक तत्वों को जलाने की वजह से, है ना, तो भी क्या होता है, वो वायु प्रदूषित हो जाता है। अब है वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, जिसके कारण उसकी भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके कारण उनकी पत्तियों में छिद्र बंद हो जाते हैं और पौधों की श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है, तो ये भी होता है। अगला है, देखो वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है। देखो, एक तो ये प्रभाव हो गया वायु प्रदूषण का, लेकिन अब इसको हम बार चार्ट पॉइंटों में पढ़ते हैं तो ये होगा इसका प्रभाव।
ये मोस्ट है यहाँ से कि मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि आँखों में संक्रमण हो जाएगा, श्वास संबंधी एलर्जी हो जाएगी। पेड़ पौधों पे क्या होगा कि खाद्य पदार्थों में कमी हो जाएगी, तापमान में वृद्धि होगी। पर्यावरण पे क्या प्रभाव होगा, खराब दृश्यता होगी, वनस्पति तथा प्राकृतिक सौंदर्य का नाश हो जाएगा। तो ये हो गया वायु प्रदूषण के प्रभाव की दिखने में। वायु प्रदूषण का जो गुब्बारा होता है सड़कों पे छाता है तो दिखने में दृश्यता कम हो जाती है, साफ दूर से साफ नहीं दिखता। वनस्पति और प्रकृति का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधे गंदे दिखने लग जाते हैं। ठीक है, अब ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम हम किस किस तरीके से वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो यहाँ से 3 ही प्रश्न बनते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण पर मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है और उसको नियंत्रण के माध्यम क्या है। पहला है घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करें, बायोगैस का प्रयोग करें क्योंकि बायोगैस में धुआं नहीं होता। घर में सौर कुकर का प्रयोग करें। फैक्ट्रियों की चिमनियों में फ़िल्टर लगाने चाहिए जिससे कि वायु फ़िल्टर होकर उसकी जहरीली गैसें जो है फ़िल्टर होकर बाहर निकले। फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, जो भी आबादी वाले क्षेत्र जहाँ लोग बाग रहते हैं उन क्षेत्रों से फैक्ट्रियों को दूर लगाना। ठीक है, वाहनों में ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र लगे होने चाहिए। सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग व सीएनजी का प्रयोग अधिक करना चाहिए। कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए। सड़कें पक्की होनी चाहिए ताकि धुआं न उड़े और वातावरण में न मिल सके। ठीक है, तो धूल ना उड़े। धूल उड़ती है, धूल की वजह से भी वातावरण में चारों तरफ धूल फैल जाती है जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है। वृक्ष लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे वायु को ताज़ा और शुद्ध रख सके। खेतों में वर्ष भर कोई ना कोई फसल उगाते रहना चाहिए ताकि मृदा सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से वायु प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। अगला है हमारा जल प्रदूषण। देखो जल क्या है, जल का गंदा होना ही जल प्रदूषण है। जल में अवांछित तत्वों का मिल जाना जल प्रदूषण है। कि प्रदूषित जल रंग युक्त हो सकता है। प्रदूषित जल है तो उसमें वो रंग युक्त होगा, यानी वो कोई ना कोई रंग लिए हुए होगा पानी। उसमें धूल के कण हो सकते हैं, इसमें दुर्गंध आ सकती है अथवा उसका स्वाद भी जो स्वाद उसमें कुछ ना कुछ स्वाद हो सकता है क्योंकि पानी बेस्वादा होता है। लेकिन जब उसमें कुछ तत्व मिल गया तो उसमें कुछ स्वाद आएगा, तो इसका मतलब पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। अब देखो जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है। तो जल प्रदूषण का एक तो स्रोत है घरेलू अपशिष्ट। हमारे घरेलू अपशिष्ट विभिन्न घरेलू गतिविधियों और प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। यह प्रदूषण तब फैलता है जब इसे जल स्रोतों में या उसके आसपास डाला जाता है। हमारे घर में अनेक गतिविधियां होती है, उससे जो गंदा पानी निकलता है तो वो गंदा पानी जब तालाबों में मिल जाता है किसी नाली के जरिए, तो उससे वो पानी झील नदी तालाब का पानी गंदा हो जाता है ना। इसके अलावा जो शौच है उसको साफ किया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, नहाया जाता है नदी तालाब में, तो उससे भी पानी गंदा होता है। फिर औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, जो फैक्ट्रियों से आने वाले अपशिष्ट पदार्थ है जो नदी तालाबों में डाले जाते हैं, तो औद्योगिक अपशिष्ट वो होते हैं जिससे जल प्रदूषित होता है। कृषि अपशिष्ट, खेतों में कीटनाशक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो वर्षा के दौरान वो जो कीटनाशक है वो पानी के कटाव के कारण बहकर किसी नदी तालाब या हमारे भूमिगत जल में प्रवेश कर जाते हैं, तो पानी प्रदूषित हो जाता है। तेल का रिसाव, कभी कभार जो सागर होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो तेल के टैंकर होते हैं ना, जहाज वगैरह तेल के चलते हैं, उसमें रिसाव हो जाता है। कहीं लीकेज हो गया तो पानी समुद्र के अंदर फैल गया, सागर में फैल गया, तो सागर के जीव जंतु खत्म हो गए, नष्ट हो गए, है ना। इसके कारण होता है। अब है जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है। जल प्रदूषण के स्रोत है घरेलू अपशिष्ट, जो हमने पढ़ा भी विस्तार से, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और तेल का रिसाव। ये देखो चित्र भी दे रखा है यहाँ पर, ये देखो इसके कारण होता है। अगला है जल प्रदूषण के प्रभाव। तो जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ेंगे। भाई पानी गंदा है, हमारे पीने में आ गया तो प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो असुरक्षित पानी को पीने के कारण हैजा, टाइफाइड, तपेदिक तथा पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती है। प्रदूषित पानी से नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा एलर्जी भी हो जाती है। जल में रहने वाले जीवों तथा पौधों जैसे मछलियाँ और समुद्री शैवाल और अन्य समुद्री पौधे भी प्रदूषित जल से प्रभावित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वे प्रदूषित जल में मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वे सांस नहीं ले पाते। जल प्रदूषण के नियंत्रण के तरीके कैसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जल स्रोत में गंदा जल को नहीं डालें। ये सुनिश्चित करें कि जल का जो स्रोत है, जैसे नदी है, तालाब है, कुएँ है, इसके आसपास में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। उद्योगों द्वारा गैर उपचारित अपशिष्ट पदार्थों को नदी तालाबों में नहीं डालना चाहिए। खुले तथा जल स्रोत के समीप शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उचित शौचालय का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, शौचालय, शोकपीट, कूड़ेदान और निम्न भूमि जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है जल स्रोत से दूर होने चाहिए। जल स्रोत में या उसके समीप नहाना अथवा कपड़े धोना या पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, पशुओं को कपड़े को नहीं धोना चाहिए। ठीक है, कुओं में एकत्र वर्षा के जल का प्रयोग करना चाहिए। कूड़ा कचरा नदियों और समुद्रों में नहीं डालना चाहिए, है ना। इसके अलावा यदि आप जल स्रोत के रूप में किसी कुएं या तालाब का प्रयोग कर रहे हैं तो कुआं पक्का होना चाहिए। इसके चारों ओर मुंडेर और पक्की फर्श होनी चाहिए।
जल को साफ बर्तनों में भरकर तथा ढककर रखना चाहिए। पानी निकालने के लिए हाथों को पानी में नहीं डुबोना चाहिए। जब हम पानी निकालते पीने के तो उसको हाथों को पानी में नहीं डुबोए। ये जल स्रोत के बारे में हो गया। अब देखो ये प्रश्न भी दे रखा है, तो ये सारे प्रश्न मेरे करवाए हुए हैं। तो ये प्रश्न तो कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है। जल मनुष्य के पीने योग्य होता है जब वह निम्न तत्वों से मुक्त होता है, तो वह तैरते हुए पदार्थ, अवांछित गंध, सूक्ष्म रोगाणु। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए अगला है मृदा प्रदूषण। मृदा यानी कि मिट्टी का प्रदूषित होना। तो मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? मृदा प्रदूषण का तात्पर्य उस हद तक होने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से है जिनका मनुष्यों और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मृदा तब प्रदूषित होती है जब उन्हें फैक्ट्रियों के अपशिष्ट के रूप में रसायन और धातुओं में को फेंका जाता है। देखो तो मृदा के अंदर भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन हो जाता है ना, जिससे मनुष्य और जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मृदा कब प्रदूषित होती है? जब उसमें फैक्ट्रियों के अपशिष्ट के रूप में रसायन और धातुओं को मृदा में, मिट्टी में फेंक दिया जाता है। तो जब भूमि या खेतों में अधिक मात्रा में कीटनाशकों, कृमिनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये तत्व पौधों को या आसपास विकसित हो रहे फलों और सब्जियों में प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात वे रासायनिक भोजन के रूप में हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। देखो जब भूमि या खेतों में अधिक मात्रा में कीटनाशकों का, कृमिनाशकों का, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो तत्व है, कीटनाशकों का तत्व है, उर्वरकों का जो तत्व है, उन दवाइयों का जो तत्व है, रसायनों का जो तत्व है, वो पौधों और उसमें विकसित होने वाले फलों में, पौधों में, उसमें जो अनाज वगैरह लग रहा है, जो फसल है, उसमें जो विकसित होने वाले खाद्य पदार्थ है, सब्जियों में, उनमें चले जाते हैं। और जब उस रासायनिक वाले भोजन को हम खाते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक तत्व मौजूद है, क्योंकि उस खेतों के अंदर उनका प्रयोग किया गया है रासायनिक तत्वों का, फिर हम खाते तो हमारा भी शरीर में वो प्रवेश करता है, उससे हमारा पाचन तंत्र खराब होता है, बीमार हो जाते हैं। जब कूड़ा कचरा मिट्टी में डाला जाता है, जमीन पर कीट, कृमि, रोगाणु पनपने लगते हैं। तो कूड़ा कचरा डालते हैं तो जमीन पर कीट, कृमि, रोगाणु पनपते हैं। कूड़े कचरे में विभिन्न प्रकार के रोगाणु मौजूद होते हैं। खुली जगह पर शौच तथा पेशाब करते हैं तो वहाँ की मिट्टी में रोगाणु, कृमि पनपने लगते हैं। पेशाब तथा शौच में कीटाणु तथा जीवाणु होते हैं जो मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। इधर उधर थूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थूकने से क्या होता है, थूकने की ये जो लार है वो न केवल वातावरण को दूषित करती है, बल्कि इसमें जीवाणु, रोगों को भी जन्म देते हैं। क्योंकि जो हमारे थूकने की जो लार है, वो लार तो सूख जाती है, सूख कर अदृश्य हो जाती है, दिखती नहीं है, लेकिन इससे कीटाणु है वो यथावत बने रहते हैं, कीटाणु खत्म नहीं होते। तो इधर उधर थूकने से भी मृदा प्रदूषित होती है। अब है मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या रहेंगे। देखो घरों आदि से निकला अपशिष्ट, शौच, पेशाब और खुले में थूकना आदि मृदा में रोगाणु फैलाने के स्रोत है। आप यह भी जानते हैं कि जब हम नंगे पांव मिट्टी में चलते हैं तो उस मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। कई बार औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट मिट्टी में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। इस प्रदूषित मिट्टी में फल और सब्जियां उगाई जाती है तो इन हानिकारक रसायनों को अपने में अवशोषित कर लेते हैं। मनुष्य तथा पशु इन फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो ये आप समझ में आएगा, इसको पढ़ना है अच्छे से। फिर है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। कूड़े कचरे का निपटान। कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको हमें ढक्कन की कूड़ेदान में डालना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्खी मच्छर पनपते हैं। कूड़े कचरे का निपटान शहर से बाहर करना चाहिए। ठीक है, भूमि भराव। कूड़ा कचरा है उसको जहाँ पर अपर्याप्त भूमि है, यानी गड्ढे वाली भूमि है, उसको भर देना चाहिए और उसको अच्छे से साफ मिट्टी से ढक देना चाहिए ताकि दुर्गंध वगैरह ना। खाद बनाना है ना। देखो बगीचे में एक तो कूड़े कचरे को बगीचे के एक कोने में गड्ढा बना के खोद के डाल दो। प्रतिदिन उसमें शाम को उसे राख और पत्तियों से ढक दिया जाए। धीरे धीरे निचली परत खाद बनती जाएगी। इस खाद्य को आप बागवानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। कूड़े कचरे को जलाना। तो बाग बगीचे में पत्ते हैं, घास है आदि इकट्ठा हो जाता है, तो उसके निपटान के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, उसको जला सकते हो, है ना। तो जलाने से रोगाणु तो नष्ट हो जाते हैं, मक्खी मच्छर भी नहीं पनपते, लेकिन एक कारण होता है कि फिर वायु प्रदूषण हो जाएगा। कूड़े कचरे का जलाने से धुआं उत्पन्न होता है जो कि वायु प्रदूषित करता है। अगला भस्मीकरण, है ना। देखो भस्मीकरण क्या है, कूड़े कचरे के निपटान की सबसे आधुनिक तकनीक भस्मीकरण संयंत्र का प्रयोग करना है। भस्मीकरण जो है वो कूड़े कचरे के निपटान की सबसे आधुनिक तकनीक है, सबसे अच्छी तकनीक है, परंतु ये बहुत सुरक्षित तरीका भी है। तरीका सुरक्षित है, आधुनिक तकनीक है, लेकिन ये महंगी पड़ती है भाई। ठीक है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि कूड़े कचरे के निपटान की सबसे आधुनिक या अच्छी तरीका कौन सा है, तो वो आएगा भस्मीकरण। पर हर कोई इसको प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें धीरे धीरे जलता रहता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपाय। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। कीटनाशकों तथा उर्वरकों का सीमित प्रयोग करें। पर्यावरण सहिष्णु वस्तुओं का प्रयोग करें। अगला है, चलो,
देखते फटाफट हम ध्वनि प्रदूषण कोई भी ऐसी ध्वनि जिससे आपको परेशानी होती है उसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो आपको परेशानी उत्पन्न करे वो ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मोटर वाहन, रेलगाड़ी और विमान, लाउड स्पीकर, रेडियो तथा टेलीविजन जब वे ऊंची आवाज़ में चल रहे हो, उद्योग तथा मशीन, ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है। प्रभाव क्या पड़ता है? ये आवाज़ें आपको परेशान करने लगती है, हमारी नसों पर दबाव डालती है और इससे सर दर्द होने लगता है। इससे धीरे धीरे हमारे श्रवण शक्ति पर कुप्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, पायलट तथा ड्राइवर आदि को शोर वाले वातावरण में रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, शोर वाले वातावरण में रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो आवाज़ है, धीमी आवाज़ को कहीं ये धीमे से कही गई बात को ये नहीं सुन पाते, है ना। उनके कान का पर्दा खराब हो जाता है और कभी कभी भी बहरे भी हो जाते हैं। अधिक शोर के कारण तनाव बढ़ता है और मानसिक अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के मानव जीवन पर प्रभाव है। अगला है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या है, ये माध्यम क्या क्या है। तो यही है कि रेडियो या टेलीविज़न को धीमी आवाज़ में चलाना है, भाई खुद ही सुनना, दूसरों को नहीं सुनाना, इतनी धीमी आवाज़ में चलाइए। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का हॉर्न बजाना चाहिए। फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखना है। हवाई अड्डों का निर्माण शहर से बाहर करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट।